अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और बहुत दफ़ा मुझे पता है कि चेक बुक के जो चेक्स हैं वो फाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी मुझसे वही गलती हो रही है। 2023 लिख देती हूँ, मतलब फॉर्म में आते आते मतलब ये जहन नशी करते करते कि 2024 शुरू हो गया। कम से कम हमें 15 से 20 दिन तो लगेंगे, क्या कहते हैं आप? क्योंकि साल चला गया, साल इसी तरह चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें सिखा के जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल अगर हम सीखने की बात करते हैं तो कहते हैं, ये एक बड़ा मशहूर जुमला, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इंसान जो कुछ सीखता है वो अपनी सिचुएशंस, वो अपने इर्द गिर्द के जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से वो सीख रहा होता है। जो आज का हमारा टॉपिक है उसको लोग बहुत लाइट लेते हैं कि हाँ पढ़ा दिया, फलाना इंजीनियरिंग करा दी, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई फार्मूला है ऐसा जिससे आपको ज़िंदगी में खुशी मिल सके, तो हाँ, एक छोटा सा फार्मूला मेरे पास है और वो है रिश्तों को संभालना। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों, चाहे आप कितने भी नाम वाले हों, अगर आपसे आपके रिश्ते खुश नहीं तो आपको ऐसा फील होता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे एक दिल का सुकून नहीं है, मुझे एक खुशी नहीं मिलती उन सब चीज़ों से जो सब मेरे पास हैं, उनसे मुझे एक तस्कीन नहीं मिलती। और अगर आप खोज लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके रिश्ते आपसे खुश नहीं हैं। आपकी माँ, आपका बाप, आपका मियाँ, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके ससुराल वाले, आपके मैके वाले, आपके ख़ानदान वाले। एक सर्टेन एज के बाद जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो तब आप ये कहते हैं मैंने बहुत लोगों को खुश कर लिया, अब मुझे अपने आप को खुश करना है। लेकिन वो जो मैच्योरिटी का दौर होता है उसमें आपको चाहिए होती है सबकी सेटिस्फैक्शन, कि आप सबको खुश करें। बहुत सारे लोग होते हैं लाओ बाली, नहीं भाई मैंने नहीं करना किसी को खुश। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई ऊपर से माने या ना माने, जब तक आपसे लोग खुश होते हैं आपको अच्छा फील होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक अल्लाह की तरफ से कुदरती है कि आपको लोग सराहते हैं या आपकी पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रिश्तों को कैसे संभालें, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक। तो ये सीख, ये लर्निंग, ये कोई कोर्स नहीं है, ये किसी इंस्टीट्यूशन में ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको कि रिश्तों को कैसे संभालें। और आप कहें मैं शॉर्ट कोर्स करने जाती हूँ, तो ये जो शॉर्ट कोर्स है ये शॉर्ट कोर्स हो ही नहीं सकता। ये एक लॉन्ग कोर्स है जो आपकी अम्मा आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, तो उस उंगली पकड़ने के साथ साथ ऐसी कई चीज़ें सिखा देती है जो आप अपने अगर पल्लू से बांध के रख लें तो खुशी आपके कदमों में। अक्सर आपने नहीं कहते सुना, यार मतलब तुमने तो ससुराल वालों को अपना दीवाना बना दिया है, यार तुम्हारा मियाँ तो हर वक्त तुम्हारी माला जपता रहता है। और उसकी रीज़न होती है, उस सब चीज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है। अब रिश्तों को कैसे संभाला जाए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अम्मी ने शायद आपको बताया होगा, बेटा देखो पेशेंस ज़बान आपकी दुश्मन है। आप अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं, अम्मा से भी ज़बान चलाते हैं, लेकिन जब आपको ससुराल भेजा जाता है तो आपको ये समझाया जाता है बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना। ये सारी लर्निंग्स जो हमें हमारा मज़हब देता है, हमारी अम्माएँ हमें रिवाइज़ करा रही होती हैं कि बेटा ससुराल में जाके ऐसे तुमने हम बहन भाइयों से लड़ना है, वरना अपने घर की बात और है। और यकीन जाने ये एक इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप 1 से 2 साल तक थोड़ा खुश रखेंगे अपने इर्द गिर्द वालों को तो ऑटोमेटिकली खुशी आपके पास वापस पलट कर आएगी। जब आप अपने कहते हैं ना कदम जमाना, ससुराल में कदम जमाना, मैं ये नहीं कह रही कि आप धुर बने और डोर मैट बन जाए, नहीं, लेकिन बड़ों को रिस्पेक्ट देना, उनसे प्यार करना, उनसे सच्चे दिल से, फेक नहीं, सच्चे दिल से मोहब्बत करेंगे तो उसका रिवॉर्ड खुदा आपको देगा। इंसान क्या किसी को रिवॉर्ड देगा। तो आइए कोई छोटी छोटी टिप्स जो किसी की अम्मी ने किसी के कान में डाली, किसी की अम्मी ने किसी के कान में डाली, कभी कभार अब्बा भी डालते हैं, मेरे तो अब्बा ने भी काफ़ी टिप्स डाली थी। आइए शेयर करते हैं आज की सुबह
वो कोर्स, वो इंस्टीट्यूशन जो आपको कहीं किसी भी जगह पैसे देके नहीं मिलने वाला, वो GMP आज आपके लिए लेकर आया है। रिश्तों को कैसे संभालें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि कभी आप जब बैठते होंगे गैदरिंग में तो ये बातें होंगी जो हम करने वाले, क्योंकि हम किसी मकसद से यहाँ जमा होते हैं और कोई ऐसी बात छेड़ते हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकें, और इसी तरह एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। वो छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में लाती हैं बड़ा बड़ा चेंज। आजमा के देखिएगा, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से जो रोज़ाना लोगों से मिलके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, और वाकई क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सो आइए मुलाकात करवाती हूँ आपको कुछ अक्लमंद लोगों से जिनकी अम्मियों ने उनकी गुट्ठी में क्या क्या डाला है। आज वो बातों ही बातों में आपकी नज़र होगा। वेलकम टू मुनाज़ा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। बस खास लू तो अलाउड है ना? It's like it runs in Karachi and Islamabad and Lahore, all over Pakistan. हुमैरा बानो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। और फरहा नदीम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। एंड फहीमा आबाद कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक रिदा। ये चार जो लोग अंडर वन रूफ इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी सोच विचार के बाद हुए हैं कि ये वो लोग हैं जिनको सिलेक्ट करने की रीजंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हुमैरा से शुरू करती हूँ। हुमैरा जिस तरह अपनी अम्मी के साथ अम्मी को लेके चली हैं, और वो वाली ज़ाहिर है हम तो जानते हैं सबकी ज़िंदगियों का हाल, किस तरह बैलेंस किया है काम को लेकर, एज़ बेटी को लेकर, और ज़ाहिर है कितनी सारी बातें अपनी अम्मा से सीखी होंगी माशाल्लाह से। सो वो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे उनसे। मुनाज़ा जो हैं वो ससुराल, घर, बच्चे, अब तो सास भी, उन सब रिश्तों को लेके जिस तरह चली हैं वहाँ से भी हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर पाएंगे। फरहा नदीम भी उसी तरह हम देखते आए इनको कि इनके मियाँ इनके साथ, इनको हर वक्त देखते रहते थे, इनके साथ साथ शूटिंग पे हम कहते थे क्या गुट्ठी पिलाई है, वो गुट्ठी आपको सिखानी है। गुट्टी अभी तक चल रही है। वो माशाल्लाह से चल रही है। स्टैब्लिश्ड बच्चे यंग एज में अपने करियर्स पे खड़े होना। सो आपको सिर्फ एज एक्ट्रेस आप इनको जानते हैं, लेकिन हम इनको एज इंसान जानते हैं और इनकी घरेलू लाइफ हमें पता है। उसी तरह फहीमा हमारे सामने है, छोटी सी उम्र में शादी कर ली, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बीवी बहू बन गई, और फिर एक मुश्किल वक्त सहा और अब उससे जूझ रही हैं, और इनकी अम्मी की भी तरबियत है ऐसी। सो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको सुनने को मौका मिलेगा। हम भी थोड़े से, अम्मा कुछ सिखा के चली गई हैं, थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर उस एक्सपेरिमेंट की किसी टिप से आपको फ़ायदा हो जाए तो हमारी सुबह कामयाब होगी इंशाल्लाह, है ना? सो आइए शुरुआत करते हैं, और हमने कुछ बातें इनसे पहले से पूछ के रखी हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं इससे पहले कि हम इधर उधर की बातें करें। सो स्क्रीन पे दिखाइए ज़रा कि इस वक्त किसने क्या टिप देनी है। जी, रिश्तों को कैसे संभालें। हुमैरा बानो, जैसे मैंने कहा उनकी अम्मी की टिप्स। जी, आपसे शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये टिप्स जो ज़िंदगी की हम साथ लेके चलते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं बैड और गुड एक्सपीरियंस से मिलती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद और सीखते हैं हम। बिल्कुल। और रही जहाँ तक बात माँ की, माँ तो होती ही एक, आपको पता है, एक इंस्टीट्यूशन है उनकी तो गोद। तो माएँ बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छा, माँ हमेशा ही चाहती है मेरी बेटी परफेक्ट बेटी हो, परफेक्ट बहन हो, फिर ससुराल में जाए तो एक परफेक्ट बहू हो। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी मदर सख्त तबीयत की नहीं थी, बहुत ही हम्बल थी, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें उनसे कभी डांट पड़ी हो या कुछ। हाँ, अलबत्ता ऐसा ज़रूर है कि अक्सर बारिशों में आपने देखा होगा वो रेड कलर की वेलवेटी सी एक छोटी छोटी सी बिलबोटी निकल आती है, वो हम पकड़ लेते थे बचपन में। लेडी बर्ड कहते हैं उसे शायद छोटी इसी कलर की होती है, रेड एंड ब्लैक। हाँ। तो मेरी मदर अक्सर देखती थी हम लोग पकड़ के ला रहे होते थे, तो वो उनको ये पता नहीं था कि ये लाइव है कोई चीज़। तो उन्होंने एक दफ़ा देखा वो हिल रही थी, तो कह रही ये क्या है, कौन से फ्लावर्स हैं जो हिल रहे हैं। हमने कहा फ्लावर्स नहीं, तो बिलबोटी है।
हाँ। तो उन्होंने कहा खबरदार जो रखा होगा ये इनको छोड़ के आओ, ये जिंदा हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया अम्मी से कैसे छुपाऊं, मैंने वो फ्रीजर में रख दी। अल्लाह। तो वो मेरी मदर ने देख लिया, उसके बाद उन्होंने मुझे इतना डांटा था। मुझे याद है कि मेरी मदर ने कभी डांटा नहीं, और उस दिन डांटा था। उन्होंने कहा आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ में ऐसी चीज़ ना दे, तुमने उन छोटी छोटी चीज़ों को मार दिया। तो वो चीज़ मुझे याद रही कि किसी चीज़ को मारना नहीं है। एग्जैक्टली मतलब वही वाली बात है कि ये वाली हरकतें तो हमने की है। बिल्कुल। मेरी बहन चूजे लेकर आई थी और चूजों को उसको लगा मासी कपड़े धो रही है, उसने चूजों को धोया, उसने सुखाया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वॉशिंग मशीन तो नहीं, वो तो हाथ से धोया, लेकिन वो जो कार्टून देखती थी जिसमें स्त्री में मशीन में जाते हैं, हाँ। इसने दरवाजे के नीचे से फिर उसको निकाला और बाकायदा, अरे बाप रे। तो मेरी अम्मी ने फिर मना कर दिया कि नहीं अलाउ, सजा मिली कि ये क्या किया उसने। तोता आया, तोते को नल के, मतलब ये बचपने में इनोसेंस में बच्चे करते हैं। लेकिन जाहिर है जानवरों से इतना प्यार हमें सिखाया जाता है, तो फिर इंसान जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो बेसिकली हम उनको कितना हर्ट कर देते हैं। बहुत सारे एनिमल लवर्स देखे हैं मैंने, लेकिन इतने बदतमीज़ होते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो एनिमल लवर्स के ऊपर इतनी बात करती हैं, और कभी आप उनको मेकअप आर्टिस्ट को डांटते हुए देख लें ज़रा शूटिंग पे, उनकी इंसानियत नजर आती है उसमें। क्या दोगलापन है। आप एनिमल के ऊपर, कुत्तों के ऊपर रो रहे हैं और वहाँ आप मेकअप आर्टिस्ट जानदार नहीं वाट लगा रहे हैं। बिल्कुल सारा प्यार उधर खत्म कर दिया। प्यार खत्म हो गया। तो जानवरों से प्यार का मतलब है कि वो बेज़बान जानवर जो है उनसे प्यार का कहा गया है। तो आप वो लोग जो आपके सामने बेज़बान हैं, आप बड़े ओहदे पर हैं, वो आपके छोटे ओहदे पर हैं, आप उनकी वाट नहीं लगा सकते। बिल्कुल। सो बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी हैं जो बाद में सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, जो आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है जो इतना आपके लेवल का इन द सेंस नहीं है कि वो इतना ज़्यादा, उसके पास पैसा नहीं है या स्टेटस नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ रिश्तेदार जो अमीर हैं उनके साथ तो आप बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार जो शायद लिफाफे में अभी भी 101 रुपए देने की हैसियत रखते हैं, अब तो उनको बुलाया भी नहीं जाता। Exactly. पता है कि ये क्या देंगे। मतलब यही शो करती है कि आपकी घर की तरबियत क्या है, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपका किस तरह लोगों से आप प्यार से बिहेव करते हैं। हालांकि शायद सिंसियर वही लोग होते होंगे वो जो 101 रुपए देते हैं। जी, वो ऐसे हैं कि वक्त पड़ने पे वही बिल्कुल काम वही वही हमेशा काम आपके आता साथ है, होते हैं। वही काम आता है। ऐसे ही है। सो जी, अगली कहानी किसकी है? सब अपनी अम्मी से शुरू करेंगे। मैंने क्या कहा था आपको, है ना? ये चीजें तो वही से आती है, और नसीहतें नहीं होती हैं, अम्मी को देख के सीखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। That's right. जरूरी नहीं कि वो कहें, उनको आप फॉलो करते हैं। वो जिस तरह उठती हैं, बैठती हैं, घर में जिस तरह बिहेव करती हैं, बेटियां तो उन्हीं से सीखती हैं। बिल्कुल होता है। ज्यादा तो बेटियां माँ को फॉलो करती हैं। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल जी। मेरी अम्मी पहनने ओढ़ने में बड़ी पर्टिकुलर थी, जूतों की सिलेक्शन में बड़ी पर्टिकुलर थी, और मैं चूँकि जॉब करती थी तो मेरी प्रेफरेंस होती थी कंफर्टेबल जूते। तो मुझे अक्सर कहती थी कि तू बड़े बदसूरत जूते पहनती है, बिकॉज मैं वो हील्स और उस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी। मुझे होता था बस कंफर्टेबल हो, बिकॉज चलना बहुत, खड़े होके पढ़ाना और सारा कुछ, तो मैं ऐसे जूते। तो वो मैं अम्मी को जब मिलने के लिए जाती थी तो मैं पर्टिकुलरली वो जूते पहन जाती थी जो शक्ल में अच्छे हों, ताकि अम्मी ये ना बोले कि तुमने बदसूरत जूते पहने हैं। और कपड़ों की मेमोरी उनकी बहुत शार्प थी। मैं जब कभी जाती थी घर मिलने के लिए तो वो कहती थी ये जोड़ा तुमने पहले भी पहना हुआ है, फिर तुम पहन के आ गई। तो मैं कहती थी आपको इतने याद रहते हैं कपड़े। मैं बड़ा सोच सोच के चेंज करके आती हूँ। तो उनमें कपड़े पहनने का सलीका और ये चीज़ें, शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। मुझे याद है कि बचपन की यादें, कभी शादी पे चची फूफी वगैरह वो सब उनसे कह रही थी कि भाई हमारी ज़रा साड़ी की प्लीटिंग कर दो और ये वो। तो अम्मी वॉज यू नो दैट। तो वो एक चीज़ आपके अंदर होती है कि अच्छा इफ़ माई मदर इज़ सो पर्टिकुलर तो मैं भी उस तरीके से कैरी करूँ। तो ये आई हैड टू बी केयरफुल। लास्ट टाइम कौन सा जोड़ा पहना, अब क्या पहनना, जूता क्या पहनना है। इस बात से मैं इनकी पिक कर रही हूँ कि हम माओं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपा की सारी, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से निकल के अम्मी की खुशी के लिए क्या होता, अम्मी कुछ भी नहीं कहती, अम्मी बस एक आध जुमला मार देती, क्या कुछ जैसे आपने कहा
अपनी माँ की खुशी के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये तैयार होके क्योंकि उनको अच्छा लगेगा अच्छे जूते पहना, तो दिस इज़ यहीं से शुरुआत होती है कि हमने रिश्तों को कैसे संभाला। सो जब हम कहीं भी जाते हैं, कभी हम अपनी बेटी को खुश कर रहे होते हैं, कभी सास को कर रहे होते हैं, कभी नंद को कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं और जाने अनजाने में हम कर रहे होते हैं। अगर हमारे अंदर वो सीख है, बिल्कुल वो एलिमेंट है। और इट हेल्प मी सो मच बिकॉज जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास भी बहुत वेल ड्रेस्ड खातून थी इन टर्म्स ऑफ कलर सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, तो दैट हेल्प मी। फिर मुझे मन का अच्छा चलो अम्मी ने को तमीज़ की चीज़ सिखा दी है, यहाँ पे काम आई बिकॉज उनका तो इवन स्टॉकिंग्स मैचिंग, मेरे ससुर बहुत पर्टिकुलर थे अबाउट एवरीथिंग, तो वो उनके लिए शॉपिंग करते थे। सो आई केम टू अ होम जहाँ पे ऑलरेडी सब बड़े सिलेक्टिव थे। सो वो वाली चीज़ है ना कि कभी कभार मैं यहाँ सिर्फ ससुराल को लेके नहीं कर रही, अब हम अपनी माँओं को लेकर करें। हम अपनी माँओं को ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम नहीं सोचते कि वो कैसा फील करेंगी, और फिर हमें एहसास तब होता है जब बहुत देर हो गई थी, जब आप खुद माँ बनते हैं, जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसे करते हैं तो आप फ्लैशबैक में जाते हो, ओह ये मैंने किया था अम्मी के साथ। मैं तो अक्सर कभी कभार मेरी बेटी कुछ ऐसा कुछ करती है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, जबकि मैं चुप होने वाली माँ नहीं हूँ, मगर फिर मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओ ये वाली चीज़ मुझसे हुई थी टीनेज में। लेकिन जब मैं मैच्योर हो गई तो फिर मैं अम्मी को समझ गई थी कि अम्मी को टैकल कैसे करना है, अम्मी को कैसे खुश रखना है। सो वो आखिरी लम्हात जो है ना, वो उनकी एक सर्टेन एज के वो बड़े अच्छे वाले। नहीं, जिंदगी का जब हम बचपन में होते हैं हमें वो बात रियलाइज ही नहीं हमें होती। टीनेज में हम उसको 18 ऐसे ही लेते 17 हैं साल कि में नहीं बोल पता रही चलता। हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम पे मैच्योर होते जाते फिर समझ अच्छा ये बात थी, चीजें रियलाइज होती हैं कि अच्छा ये इस वजह से था। ये बातें बहुत काउंट होती हैं। सो वो वाली चीज़ है, और अगर सही वक्त पे समझ जाए तो मज़ा ही मज़ा है ना जी। नेक्स्ट आपके जी, आपकी अम्मी की बारी। मेरी अम्मी बहुत हम्बल थी, कभी डांटा नहीं, कभी चीखा नहीं, लेकिन उनका एक आंख का इशारा काफ़ी होता था। वो अपने आंख के इशारे से बता देती थी कि उन्हें कौन सी चीज़ नापसंद है। तो अक्सर जब खाने की मेज़ पे मैं बैठती थी तो मेरी आदत थी ना जल्दी से चीज़ें ऐसे आवाज़ से जो खाते ना, तो उनकी आंखें ऐसे आती थी मेरी तरफ, बस वही काफ़ी थी, मैं समझ जाती थी कि ये चीज़ में गलत हो गया। इसी तरह जब चाय पीती थी, स्कूल वगैरह जाना होता तो जल्दी में वैसे करके ना, तो उस पर भी उनकी आंखें, यही चीज़ें मुझे याद हैं कि उनकी आंख का इशारा काफ़ी था। और वही चीज़ मैं अपनी बेटी के साथ करती थी। जब वो कोई ऐसी चीज़ करती तो मैं इसको ऐसे देखती, तो वो समझ जाती कि मुझे नहीं करना। तो ये बात बहुत काउंट करती है। और दूसरा, जब मैं बचपन में थी तो मैं हाइट उस वक्त लंबी लगती थी, बहुत ही दुबली थी ना, तो भाई मुझे कहते थे लंबू लंबू लंबू, तो मैं क्या करती थी, ऐसे करके बैठती थी, कुब कुब, तो ऐसे कुब करके, तो अम्मी आते जाते ना मुझे बोलती नहीं, सिर्फ ऐसे करती, सीधी हो जाओ सीधी हो जाओ। और मैं अपनी बेटी के साथ वही करती कि वो भी लंबी है तो वो जब ऐसे बैठती मैं ऐसे करके उसे कहती मैं सीधी हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम नहीं, बाद में मुझे स्ट्रेट होकर बैठने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये बातें ज़िंदगी भर याद रहती हैं और हम अपने बच्चों के साथ वही बातें रिपीट करते हैं, क्योंकि आपका पोस्चर इतना मैटर करता है। और ये आप सोच भी नहीं सकते, मेरी अम्मी भी एग्जैक्ट मेरी और आपकी ये सेम कहानी। मेरी अम्मी भी ऐसे मारती रहती थी, और देखिए आते जाते इतने साल हो गए मैं टेक लगा के नहीं बैठती, क्योंकि मेरी, और मुझे अल्लाह का शुक्र बैक का पेन कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना पोस्चर सीधा रखती हूँ। मेरी बेटी का ऐसे ही हाल हुआ था, यही यूँ। वैसे भी एक सर्टेन एज पे जब लड़कियां थोड़ी बड़ी होती है ना, ऑटोमेटिकली यूँ हो जाती है। तो अगर तो इसीलिए भी अम्माएं समझाती हैं कि अपना पोस्चर बॉडी का सही करो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कमर की प्रॉब्लम और वो रहती है इस वजह से। सो वो चीज़ें मैटर करती हैं। अम्मा को खुश करने के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारे फायदे के लिए वो बाद में पता चलता है जब अपने बच्चे होते हैं और उनको आप देखें कि कितना सही किया, कितना बुरा लग रहा है इस तरह बैठना, तो वो बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट, चलिए पहले अम्मियों को खुश करें, फिर आएंगे ससुराल की तरफ जी। निदा, ऑब्वियसली माँ की जहाँ बात आती है, बेटी माँ का रूप होती है। हाँ, कितनी सही कहते हैं। बस कहते रिश्ता लेकर जाओ किसी घर तो बेटी से पहले माँ को देख लो। माँ को देख लें और रिश्ता पक्का कर दें। मेरी अम्मी बहुत हम्बल थी, बहुत स्वीट, बहुत काइंड, डांटती भी नहीं थी मुझे,
लेकिन अम्मी नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा सख्त थी, पर्टिकुलर बहुत पर्टिकुलर कि नमाज पढ़नी है, सफाई का ख्याल रखना है, तमीज़ से बात करनी है, एहतराम, और दुपट्टा ज़रूर पहनना है। बच्चियाँ अम्मी बगैर दुपट्टे अम्मी को पसंद ही नहीं आती थी कि किसी के भी सामने दुपट्टा होना चाहिए। सो यही चीज़ें अम्मी से सीखी मैंने। हाँ। और अब अम्मी चली गई हैं दुनिया से, लेकिन आज मैं वही सारे काम अम्मी को याद करके करती हूँ। बिकॉज मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं जब कभी आटा गूंथती तो अम्मी कहती थी कि लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट सीधे हाथ से, सीधा हाथ से, और मैं कहती अम्मी क्या है, मैं भूल जाती थी। तो जब शादी हुई तो अम्मी को याद करती थी, तो और मैं सीधे हाथ से फिर मैं गूंथती थी। मैं कहती थी कि नहीं, सीधा हाथ इस्तेमाल करना, अम्मी ने मना किया है। बिल्कुल। तो अब बहुत सारी चीज़ें अब शादी के बाद ना अम्मी को याद करके ना वो कर रहे होते कि नहीं, अम्मी ने मना किया था। तो बेटी जो है वो माँ का रूप ही बन जाती है। सो ऑटोमेटिकली हम वही चीजें फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, आप असल में जो हमने अम्मी से सीखी होती है। एक्चुअली वो फीलिंग कर रही होती है ना, स्लोली स्लोली जो दिमाग में बैठा होता है ना, वो आपके स्टोरेज हो रही होती है। रोल मॉडल होती है ना बिल्कुल मदर्स, model होती आप है। जो देखते हैं आप वो सीखते हैं। अब एक जैसे बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मुझे बस वो आदत पड़ी हुई है। जैसे गुंदा हुआ आटा होता है ना, आप या जैसे कुक्स वगैरह बनाते रोटी यूँ निकाला तो वो लाइनें लाइनें आटे की बन जाती है ना किनारों पे, और वो सूख जाता है और बर्तन धोना भी मुश्किल। तो मेरी दादी, चूँकि मुझे ज़्यादा पाला उन्होंने था, तो हमेशा कहती थी कि जब भी ऐसे आटा निकालो उसको ऐसे हाथ से लेवल कर दो, बराबर करो, बनाती जाओ, बनाती और उसको ढाक दो। अच्छा, ये कहती थी चीलों का नोचा हुआ आटा ना मुझे नजर आया। तो वो चीलों का नोचा वो ऐसे 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 वाला जो होता है ना, तो अभी भी मैं किचन में जाती हूँ कभी छापा मारने, तो वो जब मैं वापस जाती हूँ तो पता चलता है कुक ने ऐसे ऐसे किया हुआ, तो मैं हाथ से ऐसे सीधा वो करती हूँ। ऑटोमेटिकली ना आपके हाथ वैसे ही चल रहे होते हैं जो अम्मी ने आपको समझाया समझाया। उस वक्त तो आपको बुरा लग रहा होता है जब अम्मी डांटती हैं, जैसे हमारे बच्चों को लगता है। हम जब उनको समझा रहे हो तो वो भी इसी तरह निकल जाते हैं जैसे हम करते थे। और शो भी वो ऐसे निदा करते वाली हैं कि आप बात- सुनिए हाँ, और निदा वाली बात की जब हमें गुस्सा बहुत आता है, फिर हमें अपना याद आता है हाँ। कि हमने भी यही रिएक्शन इग्नोर करते हैं हम, कहते हैं ओके समझ जाएगी। अब कहते हैं चलो इनको भी जाने दो, समझ जाने जाएंगे, दो। इंशाल्लाह हाँ, समझ जाएंगे। तो तो एक वो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी से शुरुआत ना हो इस प्रोग्राम की। तो अम्मी के बाद और बाकी दूसरे रिश्तों पे लेके हम चलते हैं कि किसके साथ कैसे हल्के 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 चलना चाहिए, ताकि आप अपनी जगह तो बना ही सकें, लेकिन खुश भी रह सकें कि ये मुझसे खुश है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिश्तों वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज एक कोर्स है, शॉर्ट कोर्स, चाहें तो कर ले काम आएगा ज़िंदगी में, फ्री ऑफ कॉस्ट। रिश्तों को कैसे संभालें, और रिश्तों को में मेरी जो मतलब मेरे कहने का मकसद खाली वो ससुराली रिश्तेदार नहीं है, वो और बहुत सारे रिश्तेदार हैं। आप जब खुद सास बनती हैं तो आपकी बहू, बाकी और आपकी बेटी, आपका बेटा, उन रिश्तों को भी संभालना पड़ता है। क्योंकि आजकल मैं बहुत एक डिफरेंट चीज़ सुन रही हूँ जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। बेटियों को अपनी माँ से भी शिकायत है। मुझे एक बेटी मिली और उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो वो मुझे ये कहने लगी, बस मेरा तो मैका ख़त्म। मैंने कहा ये बात तो लोग अपनी माँ के मरने पे कहते हैं, कहीं मेरी अम्मी से ज़्यादा बनती नहीं। मैंने कहा ओह माय गॉड, क्या ये तुम पहली बेटी हो जो मैं सुन रही हूँ? कह रहे हाँ, वो मेरी अम्मी से मेरी बनती नहीं। ऐसा भी होता है कि माँओं से, जिन्होंने आपको पैदा किया है, आजकल ये हाल हो गया है कि बेटियाँ ये कहती हैं मेरी माँ से मेरी बनती नहीं है। तो ये भी रिश्ते संभालने पड़ते हैं। बेटी को माँ का रिश्ता संभालना है, माँ को बेटी का रिश्ता भी संभालना है, क्योंकि ऐसे भी फिर दरारें आ जाती हैं। बेटे भी माँ से अलग हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, कोई ऐसी। तो बेसिकली वो भी रिश्ते संभालने पड़ते हैं अगर आपकी ज़िंदगी को, आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है, क्योंकि इनके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। चाहे आप किसी भी ज़िंदगी के स्टेज पे पहुंच जाए, पैसों के अंबार हो, नाम हो, घर हो, बंगला गाड़ी हो, लेकिन जब रिश्ते नहीं है ना तो सूनापन होता है ज़िंदगी में। बिल्कुल। So बेसिकली ये आज ऐसा कोर्स है जो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता। इस शॉर्ट कोर्स के लिए रंगून वाला हॉल नहीं जाते आप, है ना? जी, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, ग्रैंडफादर, टिप्स तो कहीं से भी मिल सकती हैं भाई। मैं चूँकि अपने दादा दादी के पास ही पली बड़ी हूँ,
21 साल तो मेरे उन्हीं के साथ गुजरे बचपन से लेके। तो बहुत डिसिप्लिनेरियन थे वो, हर चीज़ का डिसिप्लिन। तो उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई। दादी जो थी वो बहुत प्यार देती थी और वो डिसिप्लिन करते थे, तो बड़ा अच्छा कॉम्बो था। कॉम्बो I अच्छा, think। हाँ। डांट पड़ती थी और प्यार मिल जाता था, मरहम और ज़ख़म दोनों साथ थे। लेकिन बाद में बंदे को एहसास होता है कि दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो यू थैंक फॉर ऑल द टफ थिंग्स, बैड कॉप वाली वो जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ बात करते हुए बहुत मोहतात होना पड़ता था। जैसे अगर कोई कहता था ना, मैं कहती थी कि वो देखें काम वाली ने ना ग्लास तोड़ दिया है, तो कहते तोड़ दिया का क्या मतलब, तोड़ दिया है या टूट गया है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इतनी बारीकी से उफ, कितना तोड़ा प्यारा नहीं है, जुमला है। टूटा है। दिस इज सुपर। तो हम अक्सर कह देते हैं कि भाई फला ने मेरे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी, हाँ। उससे प्लेट टूट गई। तो एकदम से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि अब भाई किसी से कुछ गिर के टूट सकता है। हाँ। तो मतलब एक एग्जाम्पल है, इस तरह से वो एक एक लफ्ज़ हमारा दुरुस्त कर रहे होते थे। तो वी वर वेरी केयरफुल उनसे बात करते हुए कि वो ऑफेंड ना हो। वो फ़ौरन उठाते थे इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें। तो ये हमें उनसे हमारी घुट्टियों में पड़ा हुआ है। और एक रीडिंग, वो कभी सोए नहीं थे बग़ैर किताब पढ़े। हाँ। और हमारी आदत थी, मतलब वो किताब पढ़ के सोते थे और हमें वो रीडिंग ऐसे मिली। और आगे जिस घर में गई, वो मेरे ससुर माशाल्लाह, वो भी उनकी हर बंदे की अपनी लाइब्रेरी थी, एक एक किताबों का सेट। तो वो बड़ा अच्छा एक ट्रांजिशन मिला एक रीडिंग से आगे। तो हमें ये था कि एक चीज़ जिससे कि बड़े खुश होते हैं तो हम वही काम करें, वो कैरी ऑन करें, ताकि वो हमारे ऐसे ही काम तो से खुश सीखते हैं हम। हों। जब हाँ, हमें बिल्कुल। फिक्र होती है हमारे आसपास के लोगों की कि इससे हमारी टीचर खुश हो जाएंगी, हम अच्छा एग्जाम याद हाँ। करके जाते हैं। हमारी फेवरेट होते हैं ना टीचर्स, सही, बिल्कुल। कि हमारे जो मैथ के सर हैं वो ज़रा खड़ूस हैं। हमारी जो जिस भी सब्जेक्ट में हमारे नंबर अच्छे आ रहे होते हैं उसमें बहुत क्रेडिट हमारे टीचर्स का होता है। टीचर बिल्कुल, हमें आइडियल होते उनको हैं खुश टीचर, करना हाँ, होता है। आइडियल। हाँ। और हम ऐसे ही चीज़ें ज़िंदगी में सीखते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, और बाद में वो हमारा हथियार बन जाती है। और हमें बेसिकली दिस इज लाइफ। स्लोली ये भी बताया गया था कि एक गिलास पानी पिलाओ बेटा, इतनी नेकियां मिलेंगी। है तो ना? हमें खुश करने का दिल चाहता था कि हम बड़ों को खुश करें, टीचर्स को खुश करें। हमारी तरबियत वो घुट्टी के अंदर हमारी बिठाया गया है। सही। तो इसलिए अब बच्चों को कुछ और सिखाया जा रहा है इंटरनेट पे इतना। अब अगर देखिए हमें ये सिखाया जा रहा है तो आप देख सकती हैं कि कितनी, मैं आम घर की बात करूँ, कितनी बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने सास ससुर को संभाला हुआ है। इनफैक्ट मेरे इर्द गिर्द ऐसी भी मेरी दोस्तें हैं जो वो यूरिन बैग और ये सब नर्स से फिक्स करना सीख गई हैं। यार अपनी माँ का तो सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। सास का करना इज अल्टीमेट। मैं तो अपने दोस्त को सैल्यूट भाभी करती हूँ। ने मेरी किया सास मेरी की अम्मी अभी का। डेथ हुई है 4 महीने पहले, और मैं जब से शादी करके आई हूँ, लंबा अरसा हो गया, बच्चे भी मतलब मैरिड हो गए, मैं उनके साथ थी। और जब वो जा रही थी, उनकी लास्ट एक दिन ही बीमार हुई थी, जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, कह रही थी कि तुमने मेरी जितनी खिदमत की तुम फरिश्ता हो। तो और वो मुझे कितना ऐसा अच्छे लगा वो मेरी लोग। सारी जिंदगी का रिवॉर्ड मिल गया मुझे। ओहो, सारी जिंदगी का नहीं वो रिवॉर्ड आपको मिल गया। मिलेगा आपकी बहुओं के जरिए, क्योंकि रिवॉर्ड्स इसी तरह अल्लाह ताला इसी तरह देता है। में देते हैं। जो बोगे वो काटो। इतनी सी मैं कहती हूँ सोच भी ज़ाया नहीं करते अल्लाह ताला। अगर आपको अच्छी सोच है वो भी आपको उसको मिलता है सिला। तो कहने का मैं क्या बात करी थी, भूल ही गई मैं। क्या करी थी हम मैं? रिश्तों को संभालने की रिश्तों को बात हाँ हाँ। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छे लोग भी हैं। और हमारा अगर आप हमारी सोसाइटी देखते हैं, वेस्ट में नहीं होता कि कोई किसी की इस तरह मदद कर रहा हो। बहुओं ने पूरा पूरा घर संभाला हुआ है और दवाइयाँ देना टाइम पर सास ससुर को, मतलब ये रिश्तों को संभालना ही है हमारे ना यार। माशरे में इसलिए हमारी लड़कियां अच्छी हैं। दवाइयाँ देना, टाइम पे अलार्म लगा के उनको चाय देना सुबह, बहुत सारी बहुएं खिदमत कर रही हैं जो बेसिकली उनके फ़राइज़ में शुमार नहीं होता। नहीं है। आपको अपने वालिदैन को खुद संभालना है, लेकिन वो बहुएं अगर हस्बैंड की हेल्प कर रही हैं इस तरह, और उनके बेटे करवाते हैं। नहीं तो ये जबरदस्ती करते करवाता हैं। है हाँ। मेरे माँ बाप की खिदमत करो। नहीं कुछ मेरे नहीं लिए भी चाय ना कहते, कुछ करो। नहीं भी कहते, वो अपनी तबीयत में इंसानियत भी होता है। लेकिन कुछ लोगों सास की समझ तबीयत के में नहीं भी करें, होता है आपके care घर में करना। आपके साथ जो है
आप इंसानियत की खिदमत, वो आपके साथ रह रहे हैं, इतना तो रिश्ता है ना। Exactly. बहुत सी बहुएं कहती हैं कि हम इस्लाम में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं, तो हम क्यों करें? लेकिन हाँ, रिश्तों ये को तो बेसिकली देखें। बिल्कुल। ये इंसानियत है, इंसानियत है। वो वाली चीज़ और है कि आपको अगर आप अपने किसी के लिए शौहर से मोहब्बत है, उसके साथ है, तो आपको उनके माँ उसके बाप की जुड़े भी सारे अक्सर रिश्तों से घरानों में मोहब्बत है। आपने ये भी देखा होगा, मैंने अभी बहुत देखा है ये, कि एक बेटा है, उसके पेरेंट्स बिल्कुल अकेले हैं, बूढ़े हैं, और बहू उनको अकेला घर अलग करवा के और खुद अलग हो जाती है, और वो यही रीज़न देती है कि इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि हम इनकी खिदमत करें, इस्लाम में नहीं है, लेकिन रिश्तों में तो है ना, इंसान तो अगर इंसानियत में सास तो है। है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दोनों तरफ से रिश्तों को संभालने वाली ये टेक्निक आ जाए ना आ कि जाए। सास ने भी रिश्तों को संभालना है। तो ये नौबत नहीं है, नहीं आती। ये नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इतना हेल्पफुल है साथ रहना। मैं कहती हूँ बहुत। ब्लेसिंग है कि आपके बच्चे हो रहे हैं और आपके इन-लॉज आपके इन-लॉज साथ को हैं, हेल्प करते हैं, बिल्कुल। So, मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ टाइम टाइम स्पेंड मिलता करने है, का मौका बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सास जो है वो छड़ी लेके बैठ जाती है, आय हाय बच्चे को क्या बर्बाद कर दिया, खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ टॉन्ट करना है। वहाँ ये हालात पैदा होते हैं कि एक माइंड पीस हाँ, चाहिए दोनों होता है। तरफ से होता है ना, कहीं बहू तेज होती है, कहीं सास, ये बैलेंस नहीं रहता अगर है। अगर ये चीज़ हो जाए ना कि मैंने सास को भी पता हो कि मैंने रिश्ते को संभालना है और बहू को भी पता हो मैंने रिश्ते को संभालना है, सो एक साथ रहने में जितना फायदा है ये मतलब लोगों सब को बहुओं idea को ही नहीं है। कहूंगी हाँ, बहुत कि ये फायदा एक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे इस खित्ते का, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि Joint वहाँ family आपको system बेबी बहुत सिटर्स अच्छा है। हायर करनी है, पता नहीं कहाँ बच्चों को छोड़ना है। मैंने पाकिस्तानी बच्चियों को रोते हुए देखा है बाहर की लाइफ में, रो रही होती हैं वो कि हम कैसे क्या करें, करें? बिल्कुल। कैसे छोटे छोटे manage एक करें? के बाद बच्चे हो रहे हो रहे हैं, हैं। ना वो अपना ख्याल रख सकती है ना घर का ख्याल रख सकती है, वो पागल हुई भी होती है क्योंकि उनके पास किसी की सपोर्ट नहीं होती। तो एक सपोर्ट सिस्टम है ना, और वहाँ तो बेबी सिटर्स की इतनी तनख्वाह है जितनी कोई डॉक्टर है उसकी सैलरी है, इतनी तो सैलरी है। मैं कहती हूँ मैं किसी बच्ची को ये समझाइए, कहने लगी मैं जिस तरह अपने बच्चों को रखती हूँ ना, मेरी सास बहुत अच्छी है, बच्चों को संभालती है, लेकिन वो फूहड़ है, वो उस तरह बच्चों को साफ नहीं रखती जिस तरह मैं रखती हूँ। मैंने कहा यार वो तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है ना, यही बहुत बहुत बड़ी बात है। उनका कोई ये फर्ज बहुत नहीं है। बड़ी बात है, तो बिल्कुल। मैंने कहा ये फूहड़ और ये आप फितरत नहीं चेंज कर सकते, जैसी आप है वैसा कोई और नहीं कोई हो नहीं सकता। हो तो आप थैंकफुल हो बजाय इसके कि आप कीड़े जाके निकालें, आपने मेरे बच्चों के गंदे कपड़े और बनाए। जिम्मेदारी भी रखा माँ की ही है, Exactly. प्राइमरीली। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कोई आपका बच्चा उठा भी रहा है ना you should be 15-20 मिनट के thankful. लिए, बहुत भी बड़ी thankful, तो हाँ। बड़ा बहुत बड़ी हेल्प है। यस, स्पेशली मदर जो है वर्किंग वुमेन भी हो और बच्चे भी उसके क्योंकि मैंने छोटे हों। अक्सर बच्चियों को देखा है, उनकी अम्मियाँ नानियाँ ज़्यादातर संभाल रही थी, लेकिन ना बच्चियाँ जाके डिक्टेट करती हैं, अरे अम्मी आपने इसको ये क्यों खिला दिया यार, अरे आपने इसको ये क्यों कर दिया। कितना डांटते हुए मैंने बच्चियों को देखा है, अपनी सगी माओं को। सासों को तो वो इस For तरह कह granted नहीं लेती सकती है ना उस हेल्प को, फॉर ग्रांटेड लेती हैं, थैंकफुल नहीं होती कि अगर इतना भी माँ कर रही है मतलब वो thankful मेड्स हो को जाए। दे देंगे, नौकरों के हवाले कर देंगे, लेकिन दादी या नानी के नानी, पास हाँ। उनको बुरा अम्मियों को, दादियों को तो नहीं, अम्मियों को बहुत डांटती हैं बाकायदा बच्चियाँ। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ यार बी थैंकफुल बी थैंकफुल कि एक बुढ़ापे में एक सर्टेन एज में जहाँ इतनी एक्टिव वो नहीं रही हैं, अगर आपके बच्चे संभाल रही हैं तो बहुत तो बड़ी बात है। एहसान है आपके पर, भले आपकी Help माँ ही क्यों ना, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल बहुत बड़ी हेल्प है। जी किसका था, मैं ही सारा बोल गई। ओके, फहीमा नानी सास। नानी सास। अच्छा, जब निदा मेरी शादी हुई तो मैं अम्मी मुझे बहुत याद आती थी। वही अम्मी से शुरू होती है, अम्मी से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो नानी सास को देख के ना, वो थोड़ी बुजुर्ग सी थी और अम्मी की तरह दुपट्टा pहनती थी सर पे, तो मुझे उन पे बहुत प्यार आता थी। वो बहुत हाश गुस्से वाली थी। अम्मी बहुत पोलाइट, वो पोलाइटली मुझे समझाती थी जी। नानी सास यानी तुम्हारे हस्बैंड की नानी? मेरे हस्बैंड की नानी, वो घर में ही रहती थी जब अच्छा। मैं शादी होके गई। तो अम्मी ने मुझे पैम्पर भी बहुत किया हुआ था। अम्मी की मैं बात सुन लेती थी, इसलिए मुझे वो बहुत सारी चीज़ों में लेट गो करती थी। कोई बात नहीं, खाना बचा दिया, अम्मी ने मेरा बचा हुआ खाना खा लिया। वो ससुराल में जब मैं गई हूँ तो खाना बचाने की बीमारी मुझे, ओहो, तो वो नानी सास को बहुत गुस्सा आता था इस बात। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें ना उनको बहुत बुरी लगती हैं। उनको इतना इरिटेट कि खाना तुम क्यों बचाती हो। और फिर मैं कहती थी अच्छा नहीं मैं नहीं बचाऊंगी, नहीं बचाओगी। फिर मैं वो कहती थी तो इतना लो जितना तुम खा लो। तो वो सब डांटती थी। फिर उनके साथ मेरी अब वो रिश्ता निभाने के लिए मुझे पता है मुझे निभाना है रिश्ता। नानी सास हैं, घर में रहती हैं, और फिर
नानी सास से तो मेरी सास भी डरती हैं तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हें आप भी डरना सोचिए, पड़ेगा। तो फिर तो मैं तो फिर सबसे अच्छी टेक्निक ये थी, नानी सास खुश है हाँ, तो तो सास ऑटोमेटिकली खुश हो खुश जाएगी। है, सब खुश है। तो मैं कोशिश करती थी, मैं हो जाता था मुझसे कुछ ना कुछ, क्योंकि हाँ। आप उस एज में होते हैं, आपसे हो जाता है। हाँ। आपसे खाना भी बच रहा है, आपसे मेस भी हो रहा है, आप धीरे धीरे सीख रहे हो। मैं क्या करती थी, जाती थी उनके कमरे में और उनको ना तेल लगा देती थी। मैं कहती थी अपनी छोटी बनाओ, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, वो कहती थी हाँ हाँ। तो फिर वो धीरे धीरे ना मुझसे क्लोज होना शुरू हो गई और मुझे प्यार करना, फिर दुआएं मुझे इतनी दे दी थी। फिर बहुत बुजुर्ग, नमाजी, परहेजगार। मैं जब उनके कमरे में जाती थी वो पढ़ी होती थी, 1000 दाने वाली तस्बीह होती थी उनके पास, उसमें वो दुरूद शरीफ पढ़ी हूँ, क्या क्या पढ़ी। तो खैर वो रिश्ता निभाने के लिए मैंने बहुत कुछ उनकी बातें सुनी, सही। तो उसके बाद वो मेरी माँ की तरह बन गई थी। वो मुझे बिठा के इतना सिखाती थी। यार बुजुर्गों को सिर्फ इज्जत चाहिए, पता है उनको सिर्फ उनको इज्जत सिर्फ चाहिए। इज्जत चाहिए उनसे होती प्यार है करें, और कुछ नहीं। वो आपकी तुमने उनकी best बात support सुनी है। है, इज्जत की एक वो फिर है वो मुझे मिसाल। कहती थी, वो कहती, जब उन्होंने देख लिया कि ये बात सुनती है, समझती है, मेरी डांट भी खा लेती है, फिर भी आती है मुझे तेल लगाने के लिए तो मुझे कहती थी तुम शादी वाले दिन तुम्हारी अम्मी मुझे बोल रही थी कि मेरी फ़हीमा तो सबसे अच्छी है, मेरी बेटी तो सबसे अलग है। अब पता चला तो मतलब एक अच्छा हमारा रिश्ता गुजरा। अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। तो रिश्ता निभाने के लिए लड़कियों को मैं कहती हूँ आजकल कि बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे रिश्ते नहीं बनते, ऐसे लड़कियां इतने साल नहीं गुजार देती, बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, बहुत कुछ। हाँ, बस ये है, बड़ी एक बारीक लाइन होती है कि बर्दाश्त, ये बच्चियों को पता चल जाए ना क्या बर्दाश्त करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही होती है, वो ओवर बर्दाश्त कर और रही वो भी बर्दाश्त कर रही होती है। हाँ, वो भी कर तो रही वो होती भी नहीं होना चाहिए। एक बहुत बारीक लाइन है। तो मुझे लगता है वो समझाना सिखाना चाहिए पहले से बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि वो इतनी नाइव होती हैं उस एज में, उनको नहीं समझ आता। या तो वो बिगाड़ देती हैं या वो बिगड़ जाती है। सब्र, इस चीज़ में सब्र बहुत ज़रूरी होता है। सब्र और समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। ये दो चीज़ें मुझे लगता है ये सब चीजें वक्त के साथ साथ आती हैं। जब बच्ची आती की हैं और अगर शादी आपकी- होती है आपको तब शुरू बहुत के टाइम सारी में सब्र मिस्टेक करना होती होता है। है। मैं में बहुत डाला अपनी जाए। अपनी बेटी से मैं बहुत बातें करती हूँ। मैं जब भी उससे बैठती हूँ तो मैं अभी, हालांकि बहुत टाइम है उसके रिश्ते विश्ते में, लेकिन फिर भी मैं जो भी अब मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे और बुरे, मुझे लगता है माँओं को ना सिखाना नहीं चाहिए, बस बच्चियों से बात करनी चाहिए। क्योंकि जितनी कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल। बेटी से होती है, मैं अपने बेटे से भी बहुत बात करती हूँ और ऐसे ही करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। वो सुन रहे हो ना सुन रहे हो, वैसे ही मैं ज़्यादा बोलती हूँ कुछ तो कान में पड़ेगा, स्टोरेज हो रही है कुछ ना। तो 10 पड़ेगा। में से एक बात तो जाएगी। और क्या? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। सो वो मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा कि वो कुछ ना कुछ बोलती, अपनी कहानियाँ सुनाती रहती थी और मैं सुनती रहती थी। 4 सुनी, 5 छोड़ दी, लेकिन वो जैसे दिमाग में फिटन हो गई हाँ, कि ओह, ये वाली बात तो मैंने यहाँ इस पजल में फिट करनी है, ये यहाँ काम आ रही है, ये यहाँ काम आ रही है। सो मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माँ और औलाद के दरमियान। बिल्कुल। कहते हैं जब बच्चा सो रहा हो तो वैसे भी उसके कान में वो सारी बातें बोलें जो आप चाहते हैं कि ये सुन ले। बिल्कुल। और कान रात में को उसको आजकल बजा तो दे। गूगल बोलता है, गूगल गूगल बोलता है। हर चीज़ वही तो, आपको नहीं पता, गूगल से पूछती हूँ। वही कहा गया है ना कि रात को बच्चों को स्टोरी सुना के अच्छी अच्छी कहानियां जो सबक आमूज हो, जब बच्चों को आप वो सुनाएंगे तो बड़े होके आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में वो पॉजिटिव बातें आएंगी। तो खास ये मेरा भी था कि बच्चों को बचपन में कहानियां जरूर सुनाती, रात को कोई ना कोई स्टोरी, जैसे हमारी दीनी कहानियां हैं या जो हमारे जो भी फतुआत हुई हैं उसके बारे में, तो उन पे आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं वो उनके बैक ऑफ माइंड वो रिजर्व होता जाता है। अम्मी और मेरी वक्त पे बहुत काम सुनाती आता थी है। काम, सारे पैगम्बरों की जो भी जो है मेरी मदर बायोग्राफी भी। वो सब मुझे सुनाती थी। हम सबको बिठाना और बताना यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, अच्छा आज सुनो ये वाला, इधर आओ ये वाला किस्सा, या कुछ वो सुनती थी तो फौरन वो हमें सुनाती थी कि सुन लो ताकि तुम्हारी नॉलेज में भी आ जाए जो अच्छी चीज़ उन्होंने सुन ली है, सीख ली है। तो वो ये वाली बातें माएँ सिखाती हैं। हाँ, आइए जी नेक्स्ट। ओके, आपके अब्बू। मेरे फादर बड़े सख्त थे तबीयतन, लेकिन लगा नहीं मुझे कभी कि वो सख्त हैं। हाँ, अलबत्ता वो नमाज के मामले में बड़ी सख्ती करते थे, सबको हमेशा कहते थे। अच्छा, मैं उनको खुश करने के चक्कर में अक्सर उनके सामने ही जानमाज़ें बिछा के पढ़ रही होती थी नमाज।
लेकिन एक दफ़ा मैंने अपने फादर से एक जुमला सुना, उन्होंने कहा क्या फ़ायदा, फजर तो तुम पढ़ती नहीं हो, मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं फजर पढ़ते हुए। मैंने सोचा अच्छा यानी मैं जो 4 नमाज़ें इनके सामने जा नमाज़ें बिछा बिछा के पढ़ रही होती हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इस चक्कर में कि मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है, मैं रात पूरी जागती थी, और जब मेरे फादर बिस्तर से उठ के जाते थे वज़ू करने में, जल्दी से उठ के जाती थी, वज़ू करके आके जल्दी से दुपट्टा लपेट के खड़ी हो जाती थी 4 नमाज़ पकड़ के, कि जैसे ही फादर आएंगे वो देखेंगे मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई हूँ, और वो वॉशरूम से वज़ू करके निकलते थे। मैं कहती थी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैं जा नमाज़ बिछा के पहले उनको देखती थी कि मुझे देख रहे हैं या नहीं। यानी हमें अब्बू, बेसिकली नमाज हाँ, पढ़नी है अल्लाह के लिए, लेकिन हम शुरुआत करते हैं अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कि अब्बू वो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ फजर की। मैं नमाज़ पढ़ती थी, फिर भी उनके पास जाके कहती अब्बू मैंने ना फजर की नमाज़ पढ़ी। बेटा मैंने देख लिया। गुड, बहुत अच्छी बात है, अब ये कंटिन्यू करना। तो मैं वो जो फजर की नमाज है ना, वो अपने फादर की वजह से पूरी रात जाग के और पढ़ के फिर सोती थी। यार, क्या जैसे मतलब एक बड़ा मुझे वाकया एक ब्रेक याद के बाद बताइएगा। अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों को खुश करना पड़ता है। वरना आपके चेक्स कैसे निकलेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए जाने कि अपनों को, रिश्तों को खुश कैसे रखें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हमने खोला हुआ है, सुबह सुबह एक शॉर्ट कोर्स करा रहे हैं आपको कि रिश्तों को कैसे संभालें। ये रिश्ते, बार बार कह रही हूँ, सिर्फ ससुराली रिश्ते नहीं हैं, आपके अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, इन सब की भी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की, तो वो इन सब के साथ ही हो सकती है। अकेले कोई तन्हा कौन ज़िंदगी गुजारता है। वो नज़ा बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, याद है हाँ, आपको? एक बड़ा मज़े का वाकया था। मेरा बड़ा वाला जो बेटा है नुमान, वो गया मेरे मामू और ममानी को मिलने के लिए इस्लामाबाद। अच्छा, वो हो के आ गया, ऑल गुड। तो 2-1 रोज़ बाद मेरी ममानी का फ़ोन आया, कहने लगी भाई बड़ी खुशकिस्मत माँ हो तुम, इतना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा मैं उसको जगा दूँ, फजर की नमाज़ पढ़ ले। मैंने कमरा खोला तो वो ऑलरेडी नमाज पढ़ रहा था, और कमरा यूं सेट, बेड भी बना चुका हुआ था, एक कपड़ा उसका इधर से उधर नहीं पड़ा हुआ था। और मैं सोचूं कि मोमानी ने कोई गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया। इज शी टॉकिंग अबाउट नुमान? तो मैंने कहा जी, ये देखो अच्छी तरबियत का ये होता है। और मैं इतनी कच्ची हो रही थी, मैं कि यार मोमानी आपको क्या पता घर में क्या मैस मचा रहा है। तो नमाजों के बारे में पर्टिकुलर है, लेकिन ये जो है ना कि बेड भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बना हुआ है और कोई कपड़ा इधर से उधर नहीं पड़ा, वो तो कोई सरप्राइजिंग। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने जाके अब अपनी माँ की इज्जत बनाई, फैमिली की, अपने घर की। Very good. और मैं इतना खुश किया। बच्चों को मैं एग्जैक्ट यही चीज़ सिखाती हूँ कि तुम लोग बेसिकली एम्बेसडर हो हमारे। जहाँ जाओगे वो पहले तुम्हें नहीं देखेंगे कि तुम कैसे हो, वो ये देखेंगे वाह किसके बच्चे हैं। अगर कोई। तो अब हमारे पेरेंट्स भी हमें यही कहते थे देखो हम एक सर्टेन एज पे आपको थोड़ा बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है। अम्मी अब्बू यही समझाते थे, कभी शक नहीं किया, कभी वो हमें लिमिटेशंस बता दी। इस शोबिज़ में हो, इस फील्ड को लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम लोगों ने प्रूव करना है कि वो ज़ाहिर है दोनों डायरेक्टर्स थे तो कहते थे कि हम इस फील्ड में हैं और हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं ये फील्ड बुरी नहीं है, तो हम अपने बच्चों को इस फील्ड में लाए हैं। मतलब हमने कभी पाबंदियां तुम पे नहीं लगाई, इसीलिए ये बताने के लिए कि जब हम अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं तो कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती। बिल्कुल इंसान की अपने। तो यार इतनी बड़ी, इस जुमले ने ना इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी दे दी। सही बात है कि जो कुछ करना है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी और बहनें भी माशाल्लाह दे आर हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो अम्मी अब्बू की कोई ना कोई ऐसी बात थी। अब्बू इतने डिसिप्लिन थे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की छुट्टी करने पे बंक करते हैं लोग, हमें छुट्टी नहीं करने की इजाज़त। अब्बू इतना गुस्सा होते थे, ख़त लिख कर गुस्से का इजहार करते थे, डांट रोब अलग,
लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो डिसिप्लिन आप काम आया कि लाइक मेरी टीम कहती है आप कभी छुट्टी भी कर लिया करें शो की, बीमार हो जाया करें। मुझे ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिम्मेदारी लगती है, कहते हैं लोग आप कैसे इतने सालों से कैसे सुबह उठ जाती हैं, तो वो चीज़ ट्रेनिंग में आ जाती है माँ बाप की तरफ से। बिल्कुल। तो मैं इतनी थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की, मैं मतलब चलते फिरते इतनी शुक्रगुजार होती हूँ उनकी कि मैंने उनकी सुनी, उनको खुश करने के लिए, लेकिन वो सब मेरे ही काम आया जिंदगी में कहीं ना कहीं। ट्रू। सो दैट्स लाइक आप किसी को खुश कर रहे होते और फिर वो बदले में बेसिकली आप खुश हो रहे हो। आप खुश हो रहे होते हैं, आप निखर रहे होते हैं। हाँ जी, किसकी है नेक्स्ट? दादी। हाँ जी। जी, आपकी दादी। मेरी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं अपनी दादी से। बहुत फेवरेट हुआ करती थी, एक आइडियल पर्सनैलिटी, और बहुत सॉफ्ट बोलना, तरीके से उठना। जब भी मैं अगर रात को बीच में उठती तो वो तहज्जुद पढ़ती रहती या फजर की नमाज़ पढ़ रही होती थी, तो मैंने तो उनको बचपन से ऐसी तरह देखा। अच्छा, उनको फिर ये बहुत बुरा लगता था कि कोई जब ज़मीन पे चलता है तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़, ऐसे चप्पल मार के चलते हैं ना, ये सब बुजुर्ग बहुत अच्छे, कैसे चल रही हो, कैसे हंस रही हो। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं कि डांट के समझाया हो कि क्या कर रही हो, लेकिन उनका सिर्फ एक फेस पे एक नागवारी आती थी ना कि उनको ये आवाज़ बुरी लग रही, चिपड़ चिपड़ करके चलना, तो वो जब ऐसे करके देखती थी तो हम समझ जाती थी, मैं समझ जाती थी कि इनको ये बुरा लगा, और उसके बाद पाँव उठा के तरीके से चलना। इसी तरह जब खाने में खाना खाते हुए आवाज़ या ऐसे चिपड़ चिपड़ करना, वो भी, तो बस उनकी एक फेस पे नागवारी मुझे नज़र आती थी कि वो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और मेरा ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा उनके साथ गुजरा है, सोती भी उनके साथ थी, उनको फॉलो करती थी, तो बस मेरे बोलने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा उनकी झलक है कि मैं चलने में भी ख्याल रखती हूँ कि आवाज़ ना आए, खाने पीने में भी आवाज़ कोई इस तरह के, और माशाल्लाह उनको देख के कि नमाज किस तरह पढ़नी है, कहाँ जो मैं कहा थी कहानी अम्मी से ज़्यादा दादी ने मुझे सुनाई थी। रात को मैं उनके पास सोती थी तो वो मुझे रोज़ रात को कोई ना कोई कहानी सुनाती, और फिर आखिर में घर में बड़े बुजुर्गों हाँ, का होना एक नेमत होती है। पूछती थी, अच्छा इतनी तुमने इससे बड़ी। क्या नसीहत ली, तुमने क्या समझा, वो सारी बातें कह के फिर हम सोते थे। क्या बात। तो ये बातें मैं कहती हूँ ज़िंदगी भर याद रहेंगी, और कहीं कहीं बैक ऑफ माइंड आपके रहती हैं कि आप अपने बच्चों के साथ भी उसी तरह लेकर चलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये यादें ज़िंदगी भर के लिए। ये यादें जिंदगी भर के लिए होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जी, सुसर, आपके फादर इन लॉ, आप हमेशा उनका बहुत जिक्र करती हैं ना? हाँ, आई अडोर हिम बिकॉज हम सबके लिए बड़े रोल मॉडल थे। वो बहुत पर्टिकुलर थे चीज़ों को जगह पे वापस रखना, क्योंकि जनरली बच्चे बड़े सबके हम लापरवाही करते हैं, मतलब नेल कटर उठाया, नेल करके अल्लाह जाने कहाँ रख दिया, नेक्स्ट टाइम जब आपको चाहिए तो फिर वो मिल नहीं रहा होता। तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। या जैसे मैं घर पे जो हम स्लीपर्स पहनते थे ना, तो अगर कोई पुराना हो जाता था शक्ल से, नॉट ये कि टूटा हुआ हो, वो तो सवाल ही पैदा। तो वो एक दफ़ा मैं आई, मैं पता नहीं कोई अपना काम करी थी, वापस देख रही हूँ मुझे चप्पल ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा या अल्लाह कहाँ है? मैंने कहा अच्छी आपने देखा तो नहीं? कहते हाँ दे आर लाइंग इन द डस्टबिन। मैंने कहा क्यों? कहते जाएँ, अभी जाएँ, जाके अपने आज जूता लेकर आएँ, आई डोंट लाइक दिस। तो वो मतलब इतना था, वो कहते थे अगर शक्ल हो जाए जूता फ़ौरन चेंज ये करो। जूतों की कहानी अम्मी से लेकर सुसर तक पहुंच हाँ गई। यार, जूतों ने He आपकी was जान ना छोड़ी। also very particular, मतलब घर पहनने वाले चप्पल आप केयर भी नहीं करते। वो कहते थे फेंको, अब फ़ौरन लेकर आए, आप चप्पल नया लेकर आए, चीज़ें जगह पे, जहाँ जूता उतारा है सलीके से जूता उतारे, मतलब ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी हमारे। किताब उठाइए, वापस किताब तरीके से सलीके से रखे। अब वो घर में हमारे इंस्टिल्ड है सबके अंदर, एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ इट। बच्चे मतलब हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन वो रिंग बैक करती है दिमाग में, अच्छा चीज़ वापस वहीं रखनी है जहाँ से उठाई है। बच्चे भी वैसे होते हैं ना, वही माहौल देखते हैं, तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं कि जिस तरह उनका घर का रहना जरूरी, वो कहते हैं ना, रहन सहन ना भी बहुत करें, जब वो बहुत अपनी matter करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो वही हाँ, पैटर्न फॉलो दोनों करेंगे। देखा माँ होगा। के साथ तो लाड करते रहेंगे, हाँ। वहाँ वो लोग दिखाएंगे थोड़ा बहुत इस तरह ना केयरलेस होंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे वो ना कोई ना उसी तरह से चीजें करेंगे जिस तरह आप बता जिस रही हैं। तरह से जो रूटीन देखा है उन्होंने। वही ना कह रही है ना कि घर में बच्चा कुछ और होता है और बाहर बात गया तो वो वाली चीज़ झलकती है, क्योंकि जाहिर है
वो तरबियत नजर अंदर आती है। होता तो है ना कहीं सही बात है। जज्ब तो हुआ होता है। सो वो वाली चीज़ है जी। नेक्स्ट ओके हाँ, और मेरा बार बार देखनी पड़ी कि तस्वीर ऐसी ज़बरदस्त लगी हुई है आपकी, बिल्कुल मॉडल्स वाली। सास सास मेरी मोस्टली लोगों को सासों से शिकायत होती है और हम ड्रामों में भी यही देखते हैं, लेकिन मेरी सास अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो एक मुझे ऐसा लगता है इस कुर्रा अर्ज़ पे एक बेहतरीन सास थी। हाँ और वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। अब आप उनके ख्याल रखने का एक ये भी देखेंगे, जब मेरा बेटा हुआ था तो वो मेरे पैर तक धोती थी। ओह माय गॉड, आप ये देखें, इतना ख्याल रखती हैं। तो फिर मेरा भी बनता था कि मैं भी उनका ख्याल रखूं। हाँ तो उन्हें वाइट कपड़े नापसंद थे और मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। मेरा कोई भी 3 पीस सूट होगा उसमें से शर्ट पिक करूँगी, वाइट शलवार वाइट दुपट्टा लगा के पहन लूँगी। अब यही आदत थी, मुझे हमेशा से पसंद था। अब जब मैं अपनी सास के साथ रही, मेरा बेटा हुआ, मैं अपनी सास के साथ रही वो पूरा टाइम, तो वो जो मेरी वाइट शलवार वाइट दुपट्टा होता था वो गायब कर देती थी। मैं कहती थी पता नहीं मैंने यहाँ प्रेस करके रखा था, कहाँ चला गया। कोई ज़रूरत नहीं है, वाइट शलवार वाइट दुपट्टा। वो मेरा खुदा के वास्ते रेड कपड़े पहना करो, ग्रीन पहना करो, शॉकिंग पिंक पहना करो। मैं कहती थी आप मुझे गोला गंडा क्यों बना रहे हैं दुनिया में। कहती थी नहीं खबरदार, मेरे सामने वाइट कपड़ा नहीं पहनना। और मैं वो पूरा टाइम जो अपने ससुराल में रहती थी ना, तो मैं वो वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार लपेट के छुपा देती थी खुद ही। और वही थी मुझे प्रॉपर मुल्तान से वाइट शलवार बनी हुई काम की और दुपट्टे ला के भी देती थी, क्योंकि आपको पसंद थे मुझे ना वो। पसंद है। और कहती नहीं खबरदार यहाँ पहन के आई होगी। तो मैं अभी भी वाइट बहुत पहनती हूँ, लेकिन उनके सामने मैं वाइट नहीं पहनती थी, हाँ। क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। देखो जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़कियां यार सास कहती है जेवर पहन के आओ यार, उनको शौक है जेवर, हम तो नहीं पहनते भाई, हम तो नहीं पहनते। वो इस चीज़ को बहुत फखरिया बताते हैं। हाँ, लेकिन अगर सास को खुश करने के लिए कुछ दिन आपने कर ही जेवर लें तो है क्या हर्ज है। पहन लिए हैं तो क्या है यार, किसी और को खुशी मिल रही है ना। कोई ऐसी कोई पहाड़ तो नहीं है जो आपने पहननी है। हम इससे ज़्यादा छोटी सी अपनी चीज़ माँ है। के लिए करते हैं, वो भी माँ है। हाँ तो अगर उनको यही खुशी होती है कि मेरी बहू सजी सवरी लगे, जैसे हम अपनी बारबी डॉल्स को सजाते हैं, बिल्कुल। लाइक सो अगर आपकी तैयारी से किसी को खुशी मिल रही है, आपके ऊपर उनकी तवज्जो है, तभी वो कह रहे हैं ना, वरना ही डोंट केयर, जो भी करे वो जो भी तैयार हो। तो अगर उनको अच्छा लगता है तो उनको खुश करने के लिए अगर हम थोड़े दिन ऐसा कर लें तो क्या जाता है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, और ये चीज़ें मेरे अब समझ में आती हैं जब हम मैच्योर हुए, उस तक बच्चियों को समझ नहीं आ रही होती। वो अक्सर ऐसा होता है कि आगे बैठने की जो मियाँ के साथ ड्राइविंग सीट पे आगे बैठने की कहानी एक इशू बन जाती है लड़कियों के लिए कि मेरी सास आगे बैठती है, मुझे तो आगे बैठने ही नहीं देती। यार कितनी दफ़ा आप और आपका मियाँ घूमने फिरने जाते हैं, ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। अगर आपने अपनी सास को आगे बैठने दिया तो इसमें क्या है, मतलब भाई आप एक कमरे में रहते हैं, एक बिस्तर पे सोते हैं, अगर साथ आगे बैठ के, ठीक है लड़कियों की ख्वाहिश होती है, लेकिन कितनी दफ़ा आप मियाँ के साथ अकेले भी जाते हैं। बिल्कुल। सो अगर आपने उनको रिस्पेक्ट की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने उनको रिस्पेक्ट दे दी कि आप अम्मी प्लीज़ आप आगे बैठ जाइए, और उनको और आगे बैठना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है बजाय बात पीछे यही होती बैठने है। के। अब वो चल नहीं सकती हाँ, या तो कोई वो ऐसी easy चीज़ पैर रख है, के बैठती तो होंगी। आप अगर दे दें उनको कंफर्ट लेवल, जबकि बहुत सारी सासें नहीं 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 तुम आगे बैठो। मेरी सास नहीं बैठी थी खुद ही कॉन्शियसली, लेकिन मैंने ऑफर उनको हमेशा की है कि अम्मी आप आगे बैठ जाओ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी टांगों का। मेरी खुद की अम्मी को प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कंफर्टेबल फील होती है आगे बैठने से। और उनको लगता है कि उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनको हाँ। फील होता है, उनको भले वो पीछे बैठ जाए अपने तौर पे, लेकिन उनको ये तो एक प्राउड फील करेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट दी गई है। इन छोटी छोटी बातों से ईगो और ये इससे कोई फायदा नहीं होता। आपके नंबर बढ़ते हैं, ये नंबर बढ़ाने वाली चीज जो कि आजकल बहुत कम होता जा रहा है, ये खत्म होता एहसास जा की रहा है। बात है ना कि हम इसको किस वे में ले रहे या हैं। पूरी जिंदगी कि पड़ी वो है ना जिद मियाँ कर के रही साथ हैं या बैठने कि के वो लिए। प्यार कर रही हैं, वो तो हाँ। प्यार से कह रही हैं कि ये पहनो, हाँ। तो जिद से नहीं कह रही।
बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है, थोड़ी बर्दाश्त, थोड़ी सेंसिटिविटी। वो तो खत्म हो चुका है, टॉलरेंस खत्म, और आपका ये ये चीज़ चीजें खत्म हो खत्म हो गई है। ये चुकी हैं। जरूरी कम है, हो रही हैं, तभी लेकिन आज का उसको प्रोग्राम revise हमने बस रखा है, बताते रहें, बताते रहें लिखा बच्चों नहीं है, को। रखा है कि ये कोई चीज़ ये बातें नहीं सिखा रहा आजकल, सिर्फ यही सिखा रहे हैं मेरा तेरा अपना, बस अपना करो अपना। इतनी सेल्फिशनेस होगी तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? वही चीज़ आपके बच्चे भी सीखेंगे, कल को यही होगा, आप खुद अकेले पड़े हुए होंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। हाँ। जो आज आप कर रहे हैं कल आपके साथ, हमने कैसे बूढ़े होना है पता नहीं, उस एज तक पहुंचना नहीं पहुंचना, हो सकता है व्हेन वी गेट इनटू दैट ओल्ड एज तो क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा कौन हमारे देखेगा, नहीं देखेगा। तो इसी यही ख्याल करके आप अच्छा कर लें कि चलो शायद इसके कितना मकाफाते अमल समझ के। आप मैं इंटरनेट पे आजकल बहुत देख रही हूँ कि आपकी माँ की उम्र बढ़ानी है ना, तो उनको टाइम दो। बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है ये कि अगर अगर तुमने अपनी माँ की उम्र बढ़ानी है तो उनके साथ बैठो, बात करो, उनको टाइम दो। ये उनके लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। अब देखो ना अनिता, फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें मेजॉरिटी में सिर्फ सास की बुराइयां आ रही होती हैं और उस पे इतने इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं। नहीं, मैं सिर्फ सासों टॉपिक की इतना साइड अच्छा नहीं है। लूंगी। नहीं, टॉपिक बहुत अच्छा है कि आप दोनों तरफ से जी। एक जब जगह पे बहू और सास दोनों का काम है, दोनों का काम है कि मिलके बहुओं को भी सासों को जो है वो सिर्फ ज़बानी बेटी नहीं कहना चाहिए, उनको बेटी समझना समझना वो ना चाहिए। रिश्ता दिल से निभाए। रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। रिश्ते तो जाहिर बात है, सास सास रहेगी, माँ नहीं हो सकती, और बहू बहू रहेगी, बेटी नहीं हो सकती। एक हकीकत है जिसको हम जुटला नहीं सकते। बिल्कुल वो कहते हैं 100%, चाहे आप ज़बानी कितना कह दें, लेकिन आपको रिश्तों पर काम Respect बहुत, करना हाँ, पड़ता respect, है। पड़ता है। काम नहीं करेंगे सब बिखर जाए। अच्छा, एक और बात मैं आपकी एक बात से कनेक्ट करके करना चाहूँगी। कोई इंसान 100% अच्छा नहीं होता, कोई 100% बिल्कुल, बुरा बुरा नहीं भी होता। नहीं। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेट गो करना ज़रूरी है। Yes, अगर एक दफ़ा किसी ने ऊंचा नीचा बोल दिया है तो मतलब नहीं कि आप उस पर हमेशा के लिए क्रॉस लगा दें। किसी ने अच्छा बिहेव नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो मतलब नहीं कि आप उसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करें। ठीक है, कुछ देर के लिए आप बददिल ज़रूर हो जाते हैं, गिव देम अनदर चांस एंड अनदर चांस। 20 टाइम्स तो मैंने अपनी ज़िंदगी में रखे हुए कि 20 दफ़ा अगर ये ऐसा कर ले और फिर भी ना चेंज करे तो फिर साइड पे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर कोई सुधर जाए, बेहतरी के साइंस शो करे, तो फिर आप उसको साथ लेके चले। बड़े मुश्किल होते हैं रिश्ते, ख़ास तौर पे शादियों के बाद से बच्चियां भी स्ट्रगल कर रही होती हैं, घर वाले भी स्ट्रगल करते हैं। ना बहुएं समझें कि घर वाले कंफर्ट जोन में और मेरे लिए चैलेंज है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए दोनों challenge है। तरफ से होता है। तो ये जितना अगर हमसे ऊंच नीच होती है तो बहुएं थोड़ा टॉलरेट करें, जहाँ बहुओं से ऊंच नीच हो तो हमें टॉलरेट करना, तभी रिश्ते जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, जज करना ख़त्म कर दें। बहू शादी होके जाती है, फिर वो जज करती है सबको, फिर वो अपनी अम्मी को बताती है कि वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे, कोई जैसा नहीं होता यार, सबका डिफरेंट रहन सहन होता है। और अपने घर की बातें अगर आप अपने मैके तक पहुंचाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग होंगे जो सजेशन देंगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। जो करना है आप खुद करें, आपका घर है, आपका मियाँ है, आपकी सास है, आप सॉल्व करें इन प्रॉब्लम्स को। अगर आप लोगों के बीच में अपने मैके में बैठ के डिस्कस करेंगे तो बात बहुत खराब हो जाएगी। और फिर वाइस वर्सा भी होता है, फिर बहुओं को भी जज किया जाता है। जब वो आती है, जाहिर है उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, अगर वो इतनी सलीकाशार नहीं है जितनी यहाँ पे जो आप इस एज में जाके बनी है, तो आप उस तरह उसको जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी सास से दोनों सीखते हैं। तरफ से बहुत सारी चीज़ें सास से सीखते हैं। देखिए, आप कुक या मुलाजिम भी घर में रखते हैं ना, तो वो कहते हैं बाजी काम तो आता है, बाकी हर घर का अपना अपना रहन तरीका सहन, होता है। ठीक है, उनको भी तो चांस आप देते हैं आप। उनको भी आप चांस देते हैं कि मग टूट गया, फलां हो गया, ये हो गया, खाना अच्छा नहीं बने, नमक तेज कम। तो जब आप कर ही रहे हैं ना, तो रिश्ते हैं, मुझसे बहुत ऊपर है। और चाहे बहू कितना भी बुरा खाना बनाए या बुरी चाय बनाए या फुअड़ हो, उसने आपकी बेटे की बीवी तो रहना है ना। तो रिश्तों को संभालना सीखे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फ़हीमा तुम्हारी बारी है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिश्तों को कैसे संभालें,
कितना अजीब सा टॉपिक है ना, रिश्तों को कैसे संभालें, लेकिन इन सब की गुफ्तगू से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख पाएंगे। और सबसे पहले वो रिस्पेक्ट वाली थ्योरी बेसिकली यही है, जो रिस्पेक्ट है ना, कि रिस्पेक्ट की क्या डेफिनेशन है, वही यही है। आप किसी को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, ये आपको उनके रिश्ते को संभालने से अंदाज़ा होता है, किसको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। जी, किसकी क्या कहानी अब है। हाँ भाई, हस्बैंड है, कितना खुश रखना पड़ता है हस्बैंड को। बहुत वो ज़्यादा। तो कभी खुश नहीं होते, कुछ भी कर लो जीरो पे पहुंचा देते हैं फिर से। क्या छेड़ दिया तुम लोगों ने। खास टॉपिक छेड़ दिया है। हाँ बस यही होता है कि मानते जाएं, सुनते जाएं और निभाते जाएं आखिरी दम तक। है वो भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत टाइम आता है जब वो आपकी जैसी ज़बान बोलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मियाँ बीवी दोनों एक जैसी शक्ल के भी हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, बहन भाई लगते बहन भाई लगने लगते हैं, क्योंकि इतना अडॉप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। खैर वो जब हमारी शादी हुई तो मुझे ये पता चला कि हस्बैंड पंक्चुअलिटी में बहुत ज़्यादा के इतने पंक्चुअल हैं कि अगर 7 बजे मैं कहीं पहुंचना है तो मैं 6:30 बजे रेडी हो जाऊँ। ओ 6:30 बजे वो गाड़ी में होते थे और मेरा ये था कि 7 बजे कहीं पहुंचना था, 7 बजे के बाद 7:30 तो हो ही जाएगा आराम से। लेजी तैयारी हो रही है, लिपस्टिक एंड में लग रही है, आधे घंटे तक चेंज ही होता, कलर मिक्सिंग हो रही है। तो इस पे बहुत हमारा क्लैश होता था। हाँ सो फिर टाइम के बाद ऐसा हो गया था 5 मिनट में मैं रेडी हो जाती थी। हाँ, वो 5 प्रैक्टिस हो मिनट। जाती है। ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी कि मेकअप क्या रेडी, सब रेडी होती थी। उनसे पहले बल्कि रेडी होना शुरू हो गई थी। तो अब रिश्ता निभाना, क्योंकि उनकी सुननी है, उनकी माननी है, एग्जैक्टली। और उनकी सारी ख्वाहिशों का एहतराम करना है, निभाना है रिश्ता। तो आजकल लड़कियां मुझे बहुत बोलती हैं कि हम तो नहीं निभाएंगे, हम तो ये फेमिनिज्म और ये वाली बातें बहुत करती है। तो मैं बताती हूँ नहीं, बहुत निभाना पड़ता है, शौहर की बहुत पता है सुननी वो पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है वो लोग भी खुश नहीं रहे, मतलब जो मैं उसको निगेट नहीं करी, सबकी अपनी ज़िंदगी होती है और सबको अपनी ज़िंदगी में खुशी अलग अलग तरीके से मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लड़कियाँ जो अकेली रहती हैं ना, बज़ाहिर उनके अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उनको बहुत खुशी महसूस होती है देखने से कि वाह कितनी आज़ाद है, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक खला होती है, बेटा मैं खुद ना अकेली हूँ बच्चे ना। हैं। अभी मैं सबको ये बोलती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज़ अकेले मत ज़िंदगी गुजारें, अकेले कोई लाइफ नहीं है। अगर मैं कहती हूँ किसी को मारना है ना, उसको अकेला कर दो। बिल्कुल उसको खुद मर जाएगा थोड़े अरसे के बाद। तो ये रिश्ते अल्लाह ताला ने हमें दिए, इसलिए इनको निभाएं, इनको पकड़ के रखें। और ये नहीं कि एक ही साइड से हो, गिव दोनों एंड तरफ टेक से, दोनों साइड से होता है। एक बहुत बारीक लाइन है ना, वही वाली दोनों बात। तरफ से तो इस तरह दोनों निभाए रहे, रिश्तों के साथ रहे। हाँ। इन्हीं में ही मजा है, इन्हीं में जान है। कहते हैं ना कि आप जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं। आपको पता है, लाइक मैं वही बात करना चाहूँगी, वही जो लड़कियाँ जो शादियाँ नहीं करती और अकेले घूम रही हैं, नहीं बड़ी लाइफ अच्छी है, बड़ा मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे पता है उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती, अंदर एक कसक होती है दिल में। तो वो जो शादीशुदा औरतें होती हैं जिनकी लाइफ उनको होता है कि थोड़ी पाबंदियाँ, वो देख के ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो वो डिस्टर्ब होती हैं। यार हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं, उसको देखो कितनी आज़ाद घूम रही है, क्या मुसीबतें फंस गई। तो वो शुक्रगुजार नहीं होती, पर जब अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार नहीं होती तो तलखियाँ आती और हम हैं एग्जाम्पल उनके है, रवैयों इस की तरह वजह से हम एग्जाम्पल है कि आज़ादी हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, सब कुछ होने के बावजूद आपको रिश्ते चाहिए, क्योंकि रात को तो घर ही जाना है ना, और सब घर में देखना है कि हाँ सब अपने अपने कमरों में हैं, कोई आपके साथ भी सोया हुआ है, उसी से ही तसल्ली हो जाती है हाँ कोई साथ है। अकेला घर क्या होता है, कौन होते हैं वहाँ, बिजी नहीं रहेंगे ना अकेले घर में आपके साथ, इंसान आपके लिए बनाया। तो वही वाली बात, इंडिपेंडेंट एक आप देखें, एक बहुत एक फीवर चल गया है इंडिपेंडेंट टू में। बहुत अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट है, बल्कि हमेशा रहें, अपना कमाएं, अपनी ख्वाहिशात अपने पैसों से पूरी करें, मगर अकेले रहने में ना कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है, तन्हाई से बड़ा जहर कोई पकाने में नहीं। मजा नहीं आता निदा, आपका पकाने का दिल नहीं हाँ, चाहता। अकेले ट्रैवल जरूर करें कभी, बहुत अकेले- मजा आता है, मी टाइम चाहिए होता है। लेकिन आपको पता है ना कि आपके रिश्ते पीछे हैं जो आपको याद कर रहे हैं, जब आप आपसे फोन पे बात अकेले करते जाते रहते हैं हाँ। तो जो हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं ना, हाँ, वो कम हो जाए। वो रियलाइजेशन आता है।
आपको वो फील आता है। और आपको फोन तो आ रहे होते हैं, आपसे बात चल रही होती है, कोई है जो आपकी केयर कर रहा care है, कर आपसे रहा है। कंसर्न है, आपको पता है कि कोई पीछे केयर है। ना भी हो ना, किसी का होना ही आपकी जिंदगी में बहुत है। इनफ है, इनफ बहुत तो हर किसी को केयरिंग लोग नहीं मिलते बहन। नहीं मिलते। सही बात है। लेकिन होना ही बहुत है। तो ये बहुत किसी की खूबसूरत मौजूदगी। रिश्ते हैं अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। दो एलिमेंट्स जो है ना, एक कंपटीशन और एक कंपैरिजन, इससे रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। जब आप मुकाबलेबाजी करते दूसरे को देखते हैं, अल्लाह या मेरी- कंपटीशन में आ जाते हैं, उसने ये जोड़ा पहना, मैं ये जोड़ा पहना। मेरा बहनोई इतना प्यार करता है मेरी बहन से, हाँ, मेरी जिंदगी ऐसी है। ये चीज मुझे तो बहुत, सो ये उससे बड़ा नाशुक्रा मैं कहती हूँ कोई हाँ, नहीं जो है। नाशुक्रापन क्योंकि है अपनी ना, चीजों में नहीं देख रहे। ये दीमक की तरह खा जाता है रिश्तों को। नाशुक्रापन नहीं है। पसंदी बहुत जरूरी है। मेरे मियाँ तो मुझे बिजनेस क्लास में लेके जाते हैं। अरे भाई, आपको नहीं पता कि वो किस कश्ती में सवार है, तो आप जाहिरी कैसे- तौर पे आप देख रहे हैं ना, अंदर से आपको नहीं पता, और हर सिर्फ इंसान जाहिरी अपनी शक्ल। जंग लड़ रहा होता है। हाँ। किसी की भी परफेक्ट लाइफ है ही नहीं। तो अगर तो ये जिंदगी से हट गया ना कंपैरिजन करना, कंपैरिजन एग्जैक्टली। तो आपकी जिंदगी सुकून है। शुक्रगुजारी का ये बिल्कुल एलिमेंट आ सही गया बात ना आपके कही है अंदर। कि फलानी की, मेरा बहनोई तो बहुत ख्याल करता है बहन का, और मेरा वो नहीं। कितने रोमांटिक है, वो कितनी कितनी तारीफें करते हैं, कितनी आप तो ऐसी नहीं करते। लड़कियां हैं जो अपनी बहनों की लाइफ देख के अपने घर में वही चीजें बेसुकूनी चाहती हैं चाहती Yes, हैं वही और चाहती हैं। अपने शौहरों को तंग करती हैं। और नहीं, हस्बैंड भी कम नहीं होते माशाल्लाह। मेरी भाभी को देखा है, वो कितनी परफेक्ट वो है, ख्याल मेरी रखती बहन को है। देखा है, कितना मेरी अम्मी ख्याल को रखती देखा है, तुमने नहीं रखा, किसी तुम भी नहीं रिश्ते में रखती। कंपैरिजन तो वो कहते हैं ना, दरार लेकर आता है। नहीं करना चाहिए। शुक्रगुजारी नहीं होता नहीं है। इवन बच्चों में कंपैरिजन करें, बच्चे भी आपसे ऑफ हो बच्चे जाते हैं। चिढ़ जाते हैं आपको अगर तो आप उन्हीं के compare बच्चे करें, अच्छे हाँ। ये लगते हैं, जुमला एक मम्मा। बड़ा मशहूर है ना, दूसरों की बीवियां और अपनों के बच्चे अच्छे अपने लगते हैं बस। अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी बीवी कभी नहीं अच्छी लगती। सो शुक्रगुजारी का एलिमेंट आता है तो रिश्तों में दरार खत्म हो जाती है। आपको लगता है अल्लाह ये नहीं है तो वो भी तो नहीं है ना, कि वो भी मैं नहीं कितनी है। लकी हूँ। मैं लिखी हूँ। सो वो वाली चीज़ है जी। नेक्स्ट, यस, हस्बैंड की कहानी, हाँ आपकी जी, ज़ुबानी। मैंने वैसे तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। खुश होएंगे आप सुन के। हाय हाय हाय, चढ़ जाएंगे, वही वाली बात है ना, हाँ, चढ़ जाएगी। सर पे चढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन एक जो चीज़ मैंने बहुत अर्ली सीखी थी, मुझे होता था कि किसी बात पे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, बहुत खुश, अम्मी को फ़ोन, फ़लाँ को बताओ, फ़लाँ गाड़ी खरीदी, कुछ किया है, तो बस जल्दी से झट से सबको बता दो। तो कहते थे खुशी को कंटेन करना सीखो, कंट्रोल इट, सुकून से बाद में बता लो, ठंडा सांस लो, रिलैक्स करो, इजी होके बताओ, एकदम हट नहीं पड़ो खुशी से। तो मुझे शुरू में लगता था यार इज़ अ वेरी बोरिंग गाय, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। तो खुश हो सबको हाँ। बताओ, लेकिन उस खुशी को कंटेन करके तमीज़ से वो करना, वो मैंने उन्हीं से सीखा था। और चाहे उनको खुश करने के लिए इनिशियली मैंने करना शुरू किया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि आई इट रियली वर्क्स। कई दफ़ा आपकी बहुत ओवर एक्साइटमेंट किसी और के को अच्छी लगने की बजाय बुरी लग रही होती Yes, है, yes, और you're वही जेलसी का बाइस बनती है और मसले नज़र होते की भी, हैं बहन भाइयों में, इधर उधर या कहीं भी, मतलब आप इस तरह करते हैं बात तो वो किसी को खटक सकती है। तो ये मतलब द क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड इफ यू आर वाचिंग। मेरी भी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट मेरे हस्बैंड ने ही ख़त्म की है। वरना मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, ओवर एक्सप्रेसिव। एग्जैक्टली। और अक्सर मुझे ये भी कहा जाता है तुम जलसे में पैदा हुई हो, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें, वरना पता नहीं मैं कितनी हाइपर होती। तो वो कसबल सब वही सही करते हैं, क्या करे बंदा। जी, नेक्स्ट। हाँ, आपकी बहन। मेरी सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है तो मुझसे 2 भाइयों से बड़ी, लेकिन मेरी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। और मैं अपनी बाकी बहनों से ज़्यादा उसकी बात सुनती हूँ, और ये छोटी सी एज से है मेरे अंदर। अच्छा। जब मैं पढ़ती थी और उस वक्त नेल्स, बहुत मुझे सबसे ज़्यादा जो फैशन में चीज़ पसंद थी नेल्स, तो उस वक्त भी नेल आर्ट करती थी मैं अपना। अच्छा, तो नेल्स लंबे रखना, खूब नेल पेंट लगाना, बाकी मेकअप शेकअप तो कुछ भी नहीं करते थे। हाँ। मेरी सिस्टर जब कभी पाकिस्तान आती थी ना, तो बस मुझे उसके आने की खुशी के साथ एक खौफ लग जाता था।
ये आज पहली फुर्सत में मेरे नेल्स काट देगी। और वो पहले खाने के बाद ही कहती थी चलो छोटी आ जाओ तुम्हारे पंजे काटूं। हाय, नहीं कहती थी, मैं यूं लेके बैठती थी। मेरी अम्मी देखती थी, यानी अब ठीक हो? हमारी तो नहीं, अब ठीक हो? मैं यूं लेके बैठती थी। अच्छा, वो जो काट के रखती थी ना, मैं वो नेल भी अपने पास रख लेती थी, कागज तो प्यार था में। नेल से। मैं कहती थी जब जाओगी ना ये ले जाना। जब तक वो रहती थी मेरा नेल वो बढ़ने नहीं दी। 2-3 दिन के बाद फिर काट अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। कहती थी यहाँ करना है, यहाँ करना है, ठीक है ना? हाँ। ज्यादा लंबे नेल तो नहीं चाहिए, नहीं। हाँ। खारिश हो रही है तो सही है, हाँ ठीक है, बस तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अच्छा, ओके ठीक है। और आज तक मेरी सिस्टर जब आती है पाकिस्तान तो मैं उसके आते ही नेल छोटे कर देती हूँ। हाँ देखिए पहली फुर्सत में। हाँ। सो वही छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने प्यारे जो हैं उनको खुश करने के लिए करते हैं, चाहे उसकी कोई भी लॉजिक हाँ बिल्कुल, है ना, चाहे उसकी कोई भी लॉजिक। जी। नेक्स्ट, आपके बड़े भाई। जी मैं बहुत छोटी थी तो मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, बहुत एज डिफरेंस अच्छा खासा है। तो वो जब मैट्रिक में थी तो वो टीवी पे आती थी, क्योंकि मेरे फादर टीवी पे ये न्यूज़ ट्रांसलेट वगैरह करते थे। अच्छा। वो प्रेस में एपीपी में थे, तो वो जाते थे वहाँ। तो वो बहनों ने न्यूज़ भी पढ़ी और एक ड्रामों में भी काम किया। लेकिन जब उनकी शादियाँ हो गई तो मेरी एज छोटी थी। जब मुझे शौक़ हुआ तो भाई ने कहा नहीं ये अब अकेली है, इसको मुझे ये डैड अब्बा को भी मना किया कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेगी। और मुझे कहा कि जब तुम्हारी शादी हो ना जाके करना, जब तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो, उनकी शादियाँ हो गई तब करना। शौक़ तो था थोड़ा बहुत कि करना है, लेकिन भाई ने मना किया तो नहीं किया। और उसकी वजह से शादी से पहले मैंने कोई काम नहीं किया। और इत्तेफाक देखें जब शादी हुई तो हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। Support शादी किया। के बाद मैंने ग्रेजुएट किया, मास्टर्स किया, और उसके बाद मैं मीडिया में आई। मीडिया में उन्होंने मुझे आपके फादर खुद ही ले लेके आते थे इनको देखिए, साथ काजिम भाई ने मुझे चांस दिया। काजिम पाशा साहब ने, मेरे मेंटोर हैं, तो पीटीवी पे ऑडिशन करवाया। पहले मैं कह रही थी, मैंने कहा क्या करना है, नहीं नहीं करो। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मेरे साथ साथ होते थे शुरू में कि साथ आना है, अच्छा ठीक हो, आप कंफर्टेबल हो। तो बस यही था कि शादी से पहले भाई की एक रिश्ता ना हो, ख़राब ना हो, और घर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो ज़िद छोड़ दी। मैंने कुछ किया ही नहीं ज़िद। और अल्लाह का करना ये हुआ कि शादी के बाद मियाँ ने सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ मैं तक कहती हूँ कि बहनें भाइयों का वाकई बहुत ख्याल करती हैं। भाइयों को भी थोड़ा होना चाहिए कि अगर उनको पढ़ना है और भाई को प्रॉब्लम है, बहन कैसे जाएगी, तो सही है उसको छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी आप उठाएं। ये है ना सही वाला मोहब्बत और प्यार, कि अगर उसे कुछ पढ़ना है, उसे बनना है कुछ। क्योंकि लड़की को आज के ज़माने में अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत मस्ट। तो भाइयों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो पाबंदियां हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये एक हद तक सही रखती हैं अपनी बहन की सिक्योरिटी की खातिर। वो जो इज्जत वाली चीज़ बना लेते हैं ना, मेरी इज्जत मेरी, उसको पीछे रख के ये बहुत अच्छा है कि आप अपनी बहन को सिक्योर कर रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई मुश्किल ना सहनी पड़े। वो मोहब्बत है। लेकिन ये मोहब्बत नहीं है कि पढ़ाई से घर बिठा लिया, हायर स्टडीज़ नहीं करने दी, उनका शौक़ पूरा नहीं करने दिया, किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, ये नहीं है मोहब्बत। तो अगर हम बहनों को कह रहे हैं कि वो भाइयों की लाज रखें या उनका ख्याल करें, तो भाइयों को भी भाइयों को पहले चाहिए जी, भाइयों को शायद भाई पहले ने ये सोचा कि प्रूव मैं करना चाहिए। छोटी बहुत थी एज की, और वो सही है, इतनी उनका वो अपनी जगह समझते और थे कि क्या माहौल है, क्या माहौल नहीं है, शायद वो एडजस्ट नहीं कर सकेगी या समझ नहीं सकेगी। शायद उसने बेहतरी में ही किया था। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। बेहतरी मेरे काम आई। हाँ। नहीं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी जाने से तो नहीं रोका ना। ये मैं नहीं, तो नहीं रोका उन्होंने। उस एज की बात कर रही हूँ कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर वो एजुकेशन तो बहुत गलत बात है भी नहीं करने देते। कौन छोड़ने लेने जाएगा, नहीं नहीं घर बैठ जाओ। सो वो यहाँ पे हमारे माशरे में ऐसे भी भाई हैं। और तालीम तो ऐसा हथियार ये है, रिश्तों को लेके निभाना नहीं है। तालीम जैसा हथियार तो मैं समझती हूँ लड़कियों के पास मस्त होना चाहिए कि जिंदगी में पता नहीं कभी भी कोई क्राइसिस आ सकता है, आपको उसके लिए मुकाबला करने के लिए हथियार होना क्योंकि पता है ये बातें दिल में रह जाती हैं, फिर बाद में जब लड़कियां जो अपने घर की हो जाती हैं, फिर वो रवादार भी नहीं होती उस भाई से मिलने की। बिल्कुल कि इन्होंने मेरी जिंदगी का अच्छा खासा टाइम बर्बाद किया है, तो रिश्ते तो नहीं निभे ना। फिर नहीं निभे। आहिस्ता आहिस्ता झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। अब देखिए जो अभी भी रिश्ते, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं
रिश्ते निभ रहे हैं, लेके चल रहे हैं, मेरे भाई की बच्चे की शादी है या वो निभाना बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसे ही आगे तक चलते हैं ये रिश्ते। जी क्या ब्रेक है, क्या है? अच्छा ओके, नेक्स्ट सुसर, फ़हीमा तुम्हारे सुसर। सर मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था वेस्टर्न ड्रेसिंग करवाने का, और उनको बिल्कुल भी नहीं शौक, बिल्कुल भी नहीं था। सुसर को सुसर को बिल्कुल, अच्छा। वो चाहते थे शलवार कमीज़ दुपट्टा प्रॉपर ड्रेसिंग हो, और अकॉर्डिंगली पैसे मुझे ड्रेसिंग करवाते थे, जैसे अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ सब पहन रहे हैं तो तुम भी पहन लो, इस तरह के ओपन माइंडेड थे। तो मैं फिर घर से बड़ी सी चादर लेके निकलती थी, और तो वो आप करना पड़ता है आपको बुज़ुर्गों के लिए। फिर बेटी को भी यही समझाती थी कि नहीं पहनो क्योंकि दादू नाराज़ हो जाएंगे, नहीं कपड़े पहनने चाहिए वेस्टर्न ड्रेसिंग को, उनको बस वेस्टर्न ड्रेसिंग, बस जीन्स पहन ली तो उनको होता था कि क्यों पहना है, ये मुझे नहीं पसंद, तो ईस्टर्न ड्रेसिंग इसमें उनको। कोई आर नहीं है, हस्बैंड वैसे तो शौक पूरा और करने दे ही रहे हस्बैंड हैं, पहना और रहा क्या। है तो वो अब हस्बैंड यही कहते थे ना कि तुम अब्बा के लेकिन सामने अगर चादर उनकी पहन खुशी लो। के लिए तुमने यहाँ पहनी तो क्या है इसमें? तो उनकी खुशी के लिए मैं नहीं पहनती थी। फिर एक दफ़ा मैंने बाल कटवा लिए, शॉर्ट हेयर कट फैसल ने मुझे करवा लिया, कहते ये क्या किया इसके साथ तुमने, सारी खूबसूरती खत्म कर दी इसकी, बाल क्यों कटवाए इसके? पुराने लोग हैं, उनको वो होता है ना कि उनको बाल भी लंबे लंबे हो, तो वो घर में रहते हुए आपको एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो फिर मैंने उसके बाद बाल नहीं कटवाया, मैंने कहा नहीं बाल नहीं कटवाने हैं। अच्छा, ये भी बड़ी एक फनी इसने एस्पेक्ट बताया ना, एक को खुश करते हुए दूसरा ना खुश हो गया, ये भी एक बड़ी ये अजीब बात घरों में होती है। एक साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब होती जब आप हैं। रह रहे होते हैं एक घर में तो ऐसा होता एक खुश है। हो रहे हैं, एक ना खुश हो रहे हैं, और एक को कुछ और मसला है। मैं वो तो अपनी सास सारे के बाल मसले। कटवा के आ गई थी, तो सब मुझसे नाराज हो गए, आपने अम्मी के क्या बाल कटवा दिए, उनके लंबे बाल थे तो उन्होंने पर्म वर्म कराया, उनसे संभलते नहीं थे, ब्रश ही नहीं होता था, हाथ ही नहीं पहुँच, ज़ाहिर एक सर्टन एज हो जाती है, और फिर फालिज वालिज भी हो चुका था एक दो दफ़ा, तो वो वाली रवानी नहीं थी हाथ में। तो मैं इनको सैलून लेके गई, बड़े प्यारे से छोटे से बाल कटवा दिए, और वो बहुत यंग लग रही थी और खुश भी थी कि मेरे बाल देखो अब मैं आराम से हैंडल कर सकती हूँ। अरे जो मेरे सब नाराज़ हुए लोग, वो खुद खुश थी। और उसके बाद जब सारे बच्चों ने कहा ये आपने क्या किया, ये क्या किया, तो मैं डर गई, मैंने कहा अल्लाह, एक को कुछ करने के लिए सब नाराज़ हो गए। इवन घरों में भी हम यही करते हैं ना कि जैसे घर में जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको खाना क्या पसंद है, यूजुअली वही खाना बनाते हैं कि इनके लिए इनको देसी खाने ज़्यादा पसंद है। आजकल बच्चे पिज़्ज़ा पास्ता इस टाइप की चीज़ें, इवन मीठे भी वो वही वाले देसी पसंद करते हैं, तो अब बनाते हैं घर में। जब मैं ससुराल में थी तो मैं इसी तरह के खाने लाइक फॉर एग्जांपल हमारे, क्योंकि वो थी ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, तो हमारे घर में जो खाने हैं उसमें नमक कम डलता था। अच्छा, हम जो बाकी लोग नॉर्मल खाते थे नमक, वो ऊपर से डालते थे। ये हमारा घर का रूल था कि भाई नमक कम होगा, हम क्योंकि एहतरामन ना ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप करते हो क्योंकि घर में बुजुर्ग है, वो नाराज़ ना हो। आपके नाराज दिमाग की में बात ये है, होता उनकी सेहत की बात उनकी है। सेहत, बहुत अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं यार, मतलब आप या तो उनके लिए फिर अलग से खाना निकाल हाँ, लें, अलग खाना और आप बना खाना पकाते हुए फिर उसमें डाल के बाद में नमक। बिल्कुल। जब फैमिली मेंबर होते तो ये चीजें होती हैं, बेयर करनी पड़ती है ना। रिश्तों में तवाज़ुन ऐसे ही रखा तवाज़ुन जाता है। ऐसे ही रखा एक जाता दूसरे है। का ख्याल रखना पड़ता है। सही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिश्तों को साथ लेके कैसे चलें, उन्हें कैसे निभाएं, छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में जो आपको बहुत बज़ाहिर तो बड़ी नहीं लगती, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज लेकर आती हैं। ये जो आजकल शुरू हो गया ना, मेडिटेशन, योगा, माइंड का सुकून में आना, तो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में ही नहीं होती थी। अच्छी चीज़ें मैं नहीं कह रही नहीं होना चाहिए, लेकिन पुराने वक्तों में सुकून कैसे मिलता था? सुकून मिलता था अपने बच्चों के बच्चों को देखकर, साथ सहन में खेलते हुए, उससे सुकून मिलता था। कोई मज़ेदार खाना घर में पक गया तो उससे सुकून मिलता था। सारा घराना एक साथ जमा हो गया है, सारा ख़ानदान, कोई, उससे सुकून मिलता था। गप्पे, रज़ाई में बैठ के सर्दियाँ, मूंगफलियाँ खाना, बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो हमने अपने बड़ों से सुनी है कि उन चीज़ों से सुकून मिला करता था। आज योगा और एक्सरसाइजेज़ और पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर्स और उन सब की का रास्ता ढूंढ लिया है। वो शायद इसीलिए कि हमने सिर्फ अपने आप को खुश करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको खुश करके भी हमें एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये भी एक मेडिटेशन है। सही। हाँ, ये भी एक मेडिटेशन है। आइए जी, नेक्स्ट।
भाई, आपकी बारी है भाई। अच्छा, मेरे बड़े भाई मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझसे 2 बड़े भाई और बहन हैं, उनसे बड़े मोह। तो वो हवा वाले भाई नहीं होते जिनसे सब डरते हैं, हाँ। वो वाले भाई थे। तो उनसे छोटी जो सिस्टर थी वो भी डरती थी, 2 भाई थे वो भी डरते थे, मैं तो खैर थी सबसे छोटी। हाँ। तो बहुत डर लगता था। वो MBBS करने के बाद हाउस जॉब कर रहे थे, तो हाउस जॉब करके वो जब नाइट ड्यूटी करके आते थे तो अम्मी हम लोगों को कहती थी भाई सो रहा है तो बेटा ख्याल करना। तो अब वो ख्याल करने के चक्कर में हम भाई जैसे ही आते थे घर, हमारे साउंड यूं से यूं हो जाता था, अम्मी चाय पीनी है क्या, चाय पीनी है, सही से बोलो, भाईजान सो रहे हैं ना, हाँ तो क्या हुआ, बोलो तो सही से। वो भाई के उस डर से हम लोग इतने आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, हमारी आदत हो गई थी घर में आहिस्ता आहिस्ता बोलने की। जैसे ही भाईजान एंटर होते थे, गए सोने, और हम सबकी आवाज़ें एकदम से यूं से यूं हो जाती थी, इशारों में ख्याल है समझो ना, सब। ये ख्याल है, सीरियसली एक दूसरे का ख्याल। ख्याल करते थे। हाँ बिल्कुल। अब जैसे सुबह उठ के मैं आती हूँ तो मैं धड़ 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 करके नहीं सबको जगाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर अर्ली उठ रही हूँ, मेरे बच्चों की छुट्टी है अभी, या यासर ने अभी नहीं जाना शूटिंग पे, देर से जाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती ना कि, और अगर मेरा मियाँ ने सुबह उठना और जाना, मेरी छुट्टी का दिन है, उसकी चप्पलों की आवाज़ टक टक। फिर मैंने उसको एक दिन बैठ के समझाया, मैंने कहा देखो मेरी छुट्टी का दिन है, और आप देखो रोज़ मैं इतनी ही लाइट भी नहीं खोलती, मैं बाथरूम की लाइट होती है उसी में सब चीज़ें कर रही होती हूँ, तो अब मैं कर रही हूँ तो तुम तो कभी कभार आपको सिखाना भी पड़ता है। हाँ, बहुत सारे रिश्ते आपके इर्द गिर्द के ऐसे होते हैं जिनको आपको टीच करना पड़ता है कि ख्याल कैसे रखना है। बिल्कुल। अगर आदमियों में इतनी नहीं होती, और वो कभी कभार ऐसा होता है शादीशुदा बहनें जो हैं उनको वो पैसे नहीं ले रहे होते, तो फिर वो जो भाभियाँ हैं ना, उनको भाइयों के कानों में बात डालनी पड़ती कि यार वो जो आपकी बहन मैरिड है उसके लिए ईद पर ये तोहफा लेके चले जाओ, या उसके हाथ में पैसे पकड़ा दो। ये तमीज़ तहजीब भी कभी कभार औरत को ही हाँ, मर्द को मर्दों में सिखानी इतना नहीं पड़ती होता ना है। इन हाँ। चीजों का कि रिश्तों का बतानी किस तरह पड़ती किया जाए। औरतों को ही घर बनाना है, उन्हें ही समझाना हाँ। है, तो उन्हें ही गाइड करना पड़ता है। ये चीजें रिश्ते किस तरह है, बहन है तो बहन को ईद बारात पे तोहफा देना है, फोन करके खैरियत पूछनी है, तो ये सारी एक बीवी और माँ का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो और केयर करने वाली बात, तो जैसे ये कि भाई ये रात चीज midnight अभी तक है duty मेरे अंदर। कर मेरे कर। घर में कोई भी सो रहा हो, हाँ। मैं वहाँ पे बिल्कुल बोलती नहीं हूँ। हाँ। और किसी से कुछ मांगना पड़े तो अचानक वही वाला फेज आ जाता है, हाँ। हाँ, So ये वाली कोई चीज़ें सो रहा हो, बहुत वहाँ matter से कोई करती चीज जाके लेनी है, मैं लाइट ऑन नहीं करती, वहाँ ठक ठक नहीं करती, डोर बंद नहीं करती, बड़े आहिस्ते से जाती हूँ, दबे करती हूँ चीज लेके। हैं। और अगर आप ये छोटी सी चीज़ है, ये तो आपका भाई बहन की बात है, अगर आप ये ले लेते हैं कि जैसे किसी घर में सब इकट्ठे रहते हैं, हाँ। और सास दोपहर को सोती हैं, बहुओं ने अगर बच्चे छोड़ दिए हैं दोपहर में, क्योंकि अगर वो सोएंगी, नींद पूरी होगी तो उनका चिड़चिड़ाहट जाहिर है एक बुढ़ापे में होती है, बहू ने बच्चे छोड़ दिए हैं कि जाओ भाई जो करना है करो, तो खराबी आएगी ना रिश्ते में। वो कहेगी कि बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों की माँ को एहसास करना चाहिए कि अगर मैं दोपहर को सो रही हूँ तो अगर उन्होंने मतलब खेलना है तो बाहर जाके खेलें। और वाइस वर्सा ऐसे ही होता है कि जब अक्सर मैंने देखा है बहू के बच्चे पैदा होते हैं और वो 1.25 महीना अपनी सास के पास गुजारती है, और वहाँ ज़रा सी भी खिदमत अगर सास ने कर ली है या कुछ है तो वो सारी ज़िंदगी याद रहती है चीज़ कि मेरी सास ने मेरी बड़ी खिदमत की। याद है मुझे। की भी 1.25 महीने होती है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में बैठती है, यार मेरी सास ने मुझे खाने बना के भेजे, मैंने कितना ख्याल किया, मेरे बच्चे को नहलाती थी। मतलब आप खुद फ्लैशबैक में जाएं और वो इज्जत ही अलग होती है। इज्जत ही अलग होती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्प्रेशन और बड़ा चेंज ज़िंदगी में लेकर आती है ना। नेक्स्ट किसकी कहानी है? बेटी, आपकी बेटी। मेरी बेटी, ये जैसे फहीमा ने भी कहा और सबको पता है कि बेटी जो होती है माँ की तस्वीर होती है। हाँ ज़रूरी नहीं कि हम उनको कह के समझाएं, किस तरह करके, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Yes. हम जिस तरह उठेंगे बैठेंगे, जिस तरह हम बड़ों से अदब आदाब रखेंगे, बेटियां वही देख के सीखती हैं। हाँ।
तो मेरी बेटी को मैंने जिस तरह अपने को पोर्ट्रे किया कि किस तरह मैं दादा दादी से बात करती हूँ, किस तरह, और ख़ास तौर पे नसीहत होती थी कि मेरे फादर ने हमेशा हमें समझाया था कि आप खुशी के वक्त किसी से न भी मिलें, लेकिन किसी का दुख का वक्त हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, उस वक्त आपने ज़रूर ख़बरगिरी करनी है, आपने ज़रूर उस वक्त जाना है। तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ किसी भी रिश्तेदारों में मिलने के लिए साथ ज़रूर ले जाती थी, बताती थी कि ये तुम्हारे चचा हैं, ये क्या रिश्ता है, ये दूर के अंकल हैं, ये आंटी हैं, सबसे रिश्तेदारों से मिलाती रहती थी कि बच्चों को पता चले कि रिश्तों का एहतराम किस तरह किया जाता है। तो ये बचपन की मेरी ट्रेनिंग थी कि बच्चों ने भी उसी तरह अपने बड़ों से अदब आदाब से शुरू किया, और मैं उनको हमेशा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेरा होता था, मेरा फोकस होता था कि पढ़ाई पे ज़ोर दो, ज़िंदगी में आपके रिश्तों के साथ आपकी पढ़ाई काम आएगी, क्योंकि इससे बड़ा हथियार कोई नहीं होता। क्योंकि लड़कियों को हमें पता नहीं, हम तो दुआ करते हैं उनके अच्छे नसीब की, हमें पता नहीं आगे उनके साथ क्या क्राइसिस हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि उन्हें खुद वो फेस करना पड़े। तो उनके पास अगर ये हथियार होगा तो वो उससे खेल सकेंगी। तो जब मैंने उसकी मेडिकल में उसको रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा एक दफ़ा सिर्फ तुम ना अटेम्प्ट कर लो, अगर कर सको तो कर लो। तो उसको पहले शौक नहीं था, फिर मेरे कहने पे वो मेडिकल में आई और फिर उसने करके दिखाया, उसने मेरे कहने पे डॉक्टर बनी। तो मतलब उसने मुझे इतना प्राउड फील कराया। इस तरह बेटा भी, मैं उसको मेरे सामने वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बात करना, बड़ों से किस तरह अदब से बात करना है, और पढ़ाई में भी मैंने उसको फोर्स किया था कि पढ़ो। माशाल्लाह उन्होंने, बच्चों ने जो मुझे करके दिखाया, मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप के बच्चे वो करें। तो इससे यही समझ आया कि आप माँ बाप जिस तरह अपने को पोर्ट्रे करेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे। बहुत से माँ बाप करते भी हैं, लेकिन बाहर की कंपनी भी असर करती है उन पे। तो आपको नज़र रखनी चाहिए कि बाहर वो किन लोगों से उठ बैठ आप मिल रहे हैं। नोट करें, ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं नहीं बच्चों को अपनी मर्जी, पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एक सर्टेन एज पे आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। अगर आपको पता है ना, तो माँ बाप उसे सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। लेकिन अगर बच्चा बहुत कंफ्यूज चल रहा है तो वो ये देखता है, मैंने एक सर्टेन टाइम पे देखा है कि उसके दोस्त जिस शोबे में जा रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे वो भी चला जाता है। कभी कभार बच्चे अपने आप जो भी कह रहा होता है उसी को वो फॉलो कर। कभी कभार बच्चे अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, और वो आंख होती है माँ बाप की आंख। सही। तो वहाँ माँ बाप देखते हैं तो वो कहते हैं तुम बेटा ये ट्राई करके देखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की होती है और वो कहते हैं नहीं अब्बू, आपके दौर में डॉक्टर और इंजीनियर था खाली, आजकल आईटी या और बहुत सारी और चीज़ें हमने रिसर्च की। सो माँ बाप को लचकदार होना चाहिए, समझाएं, गाइडलाइन दें। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि बच्चे रिसर्च करके आए और दे नो व्हाट दे आर डूइंग, फोर्स नहीं करना चाहिए। आप क्वालिटी टाइम दें, ज़्यादा टाइम बैठ के बिलावज आप फोर्स नहीं करें, उन पर प्रेशर नहीं डालें। अगर आप प्रेशर डालेंगे तो बच्चा कंफ्यूज जो बनना चाहता है वो भी नहीं बनेगा, और जो आप बनाना चाह रहे हैं सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। खुद जानना सीखना बहुत ज़रूरी है ना। हमें, हम समझते हैं हमारी चीज़ सिखा दे, पहले हम खुद तो जान लें। हम पहले माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि चाहिए बच्चे की तरबियत। ज़माना बदलता है और उन्हें सब कुछ नहीं पता। अगर वो ये जाने ना, ओ अच्छा ये नया चेंज आया है, ये अगर माँ बाप ये रियलाइज करें तो दैट्स वो बहुत अच्छा है। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते मजबूत रहे। कभी कभार उनको बच्चों की भी सुननी पड़ती है कि नया दौर है, नई क्या चीज़ टेक्नोलॉजी है। बहुत सी चीज़ें हम बच्चों से सीखते हैं, जैसे मोबाइल पे हमें नहीं आती बहुत सी चीज़ें, तो हम बच्चों से ही सीख रहे होते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी बात कोई आपको आपका बच्चा ही बता देता है। तो यहाँ मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ, यानी हमारी क्लास ख़त्म हुई। सो देखिए, जो चीज़ अच्छी आपने पिक की है और आपकी पजल्स में, आपकी ज़िंदगी के पजल में फिट बैठती है, फ़ौरन उसे अपनाएं और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।